वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम विजन आईएएस की अप्रैल मंथ की मैगजीन को डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी मीडियम में है। बहुत दिनों से स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर किया जाए। तो मैं आपकी डिमांड पे इस वीडियो को लेकर के आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम शुरू करते हैं और देखते हैं विजन आईएएस में क्या क्या है। तो इसमें हम पॉलिटी वाले सेक्शन को पूरा कवर कर लेंगे आज के दिन। तो आइए बिना देरी किए हुए टॉपिक पे अपने चलते हैं। ये रहा आपका टॉपिक, राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसमें नया क्या है, क्या करंट में अपडेट हुआ है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे लाइन बाय लाइन। आइए देखते हैं क्या है। तो हाल ही में लोकसभा ने जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 में पारित किया। तो ये बिल पास हुआ है, पारित हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बिल के बारे में आइए जानते हैं, बिल के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो जैसे इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य है कि भारत की जो नियामक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं दंडनात्मक मॉडल पे ज़्यादा काम करती है, उसको विश्वास आधारित शासन के तरह स्थानांतरित करने की इसकी मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और यह जो अभी बिल पारित हुआ है संशोधन, यह कहीं ना कहीं जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अधिनियम 2023 के मतलब संशोधन करके लाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात 42 केंद्रीय विधियों के और 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब इन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने का मतलब क्या है और क्या है ये दंडात्मक मॉडल से या विश्वास आधारित शासन। इसमें मतलब कुल मिला के कि छोटे मोटे जो पिटी केसेस होते हैं, जैसे कहीं पर थूक देना रास्ते में जहाँ पर बैन हो, या फिर बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना, या फिर छोटा मोटा ऐसे जो चलान वगैरह होते हैं, उन पे कई बार मतलब कई केसेस में आपको जेल जैसी सजा मतलब छोटे छोटे केसेस पे भी अलाउ किए होते हैं। तो जेल वगैरह हटा करके सिर्फ पिटी फाइन आप पे लगाया जाएगा, छुटपुट फाइन, या फिर आपसे सोशल वर्क थोड़ा बहुत सिविल काम करवा लिया जाएगा। तो उसी की वजह से मतलब इन्हें अपराध की श्रेणी से इन प्रावधानों को हटाया गया है, यही कहना चाह रहा है। कुल मिला के इस बिल का भी यही मतलब महत्व है। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ है, 23 मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। देखिए, आपको इतना फैक्चुअल याद करने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या कहाँ से कितना संशोधन हुआ है, मगर बस एक ओवरव्यू लेने के लिए आपको मतलब जानना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। तो आइए आगे का देखते हैं, आगे क्या है। प्रमुख प्रावधान इसके देख लेते हैं। प्रमुख प्रावधान में हम जैसे देखेंगे तो यहाँ पर अपराध का निरपराधीकरण हुआ है। एक मिनट, हाँ। यहाँ पर अपराध का निरपराधीकरण करने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 से अधिक छोटे छोटे अपराध जो थे उनको कारावास के स्थान पर दीवानी अर्थदंड मतलब सिविल पेनाल्टी में बदल दिया गया है ना। जैसे मैंने बताया, अब एग्जाम्पल के तौर पे आइए देखते हैं कैसे केसेस। जैसे राजमार्ग आपने बाधित किया तो पहले क्या था, जेल हो जाता था। अब क्या होगा, 1 लाख रुपए 1 करोड़ का फाइन लगेगा आप पे बस, ठीक है। हालांकि ये फाइन भी बहुत बड़ा है, मगर कोई राजमार्ग अगर बाधित कर रहा है तो बड़ा ही आदमी होगा, तो इसके लिए शायद से कम ही हो। अपराधों को हटाना, ठीक। ये इसके प्रमुख प्रावधान में हम देख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अपराधों को हटाना मतलब कि जैसे कुछ कृत्यों को अपराध की सूची से हटाना, जैसे वही फिर से कि कुछ छोटा मोटा कार्य है तो उनको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 के तहत आग लगने पर अगर झूठी आपने सूचना दी, मतलब झूठी आपकी सूचना है, वहां पर आग नहीं निकली, आपने सूचना दी कि आग लगी हुई है और नहीं है वहां पे, तो आपको मतलब हो सके जेल में डाल देते थे पहले। तो ऐसे केसेस को अब जेल वाली श्रेणी से हटा दिया गया है। अब जेल में नहीं डालेंगे, आपके छुटपुट फाइन लगा करके आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर जैसे एक और है दिल्ली नगर नगर निगम अधिनियम 1957 का केस, मतलब नियम है कि इसमें जन्म और मृत्यु की जानकारी न देने पर भी आपको ऊपर मतलब थोड़ी बहुत कार्रवाई होती थी, अब उसको भी कार्रवाई की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब इसमें जुर्माना और दंड संशोधन हम देख लेते हैं क्या है। तो हर 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में 10% की वृद्धि की जाएगी राशि में, जो फाइन आप पे लगेगा उस पे हर 10% 3 साल में वृद्धि होगी। और इसमें 3 फेज में मतलब आपके ऊपर प्रतिक्रियाएं ली जाएंगी।
क्रम में ली जाएंगी। जैसा कि इसमें ये लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है, पहली बार अपराध होने पर आपसे सिर्फ और सिर्फ परामर्श, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी दी जाएगी कि ऐसा आपको नहीं करना है, आप मान जाइए। दूसरी बार में आपको वार्निंग दी जाएगी कि आपने ये गलत किया है, आप अगर आप नहीं मानेंगे तो हम आप पे मतलब केस वगैरह करेंगे। तीसरी बार में जाकर के आपको दीवानी दंड लगाया जाएगा, जो कि पहले क्या था कि यहीं लग जाता था इसी फेज में, कि बस आपने गलती की, आपको बस सीधा से आपको जेल में डाल देना है, जो कि अब तीसरे फेज में आकर के आपको जेल जेल वगैरह कुछ होगा। ठीक है, तो छुटपुट केसेस के लिए तो आइए और देख लेते हैं विश्वास आधारित शासन क्या होता है, जो जैसा कि ये बिल पास हुआ है तो इसके बारे में। तो जैसे विश्वास, ये एक प्रकार की शासन व्यवस्था है, ठीक है, जैसे गवर्नेंस ही समझ लीजिए है। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक जो संस्थाएं संस्थाओं से विश्वसनीय, उत्तरदायी और निष्पक्ष, पारदर्शी तथा सत्यनिष्ठ होने की अपेक्षा की जाती है। मतलब जो सार्वजनिक संस्थान है, उन्हें ही अपने आप से, मतलब जो गवर्नमेंट होती है, सरकार, वो ये मान लेती है कि वो निष्पक्ष रहेंगे, पारदर्शी रहेंगे, है ना, उत्तरदायी रहेंगे, मतलब उनका जो काम है वो अच्छे से करेंगे, और उन पे गवर्नमेंट कोई नियंत्रण नहीं रखती, ना कोई दबाव बनाती है, बजाय कि मतलब सिर्फ सहयोग करती है उनका, कि मतलब आप अच्छे से रहिए, हम आपका सहयोग करेंगे और सुरक्षित आप अपने से मतलब चीजों का अनुपालन, नियमों का पालन करिए। ठीक है, तो इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है ना। तो फिर अब मूल रूप से इसका अर्थ है कि संस्थागत संबंध की शुरुआत का आधार विश्वास ही होता है। ठीक है, और यही चीज यहाँ पर ओईसीडी ने भी दिया हुआ है कि विश्वास का अर्थ क्या है, किसी व्यक्ति का यह मानना कि कोई अन्य व्यक्ति या संस्था सकारात्मक व्यवहार के प्रति उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही कार्य करेगी। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता का क्या पड़ी, क्यों इसको लाया गया है, तो आवश्यकताओं को हम देखने के लिए देखेंगे। नियामकीय सुधार, इससे क्या होगा, इसकी आवश्यकता ये थी कि नियामकीय सुधार, जैसे कि भारत का जो शासन व्यवस्था है लंबे समय से क्या है, अत्यधिक अनुपालन, अत्यधिक नियमन। क्यों नियमन अधिक क्यों है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे कठोर नौकरशाही है, जो कि हर एक जगह पे आपको, हर एक स्टेप पे आपके पीछे लगी रहती है कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा करना है, समझ रहे हैं। तो उन्हीं को थोड़ा सा सुधार लाने के लिए, उन चीजों को कम करने के लिए, ठीक है, जैसे नौकरशाही का हस्तक्षेप आपके लिए कम हो जाए, और कार्य संपादन में लागत भी बढ़ जाती है इससे, है ना, तो वो भी कमी आएगी कहीं ना कहीं। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, नियम की व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर 1536 कानून, और देख रहे हो कितना बड़ा लिखा हुआ है अमाउंट, 69233 अनुपालन प्रावधान शामिल है। मतलब इनमें सुधार लाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। चलिए आगे देखिए, आर्थिक समृद्धि में क्या होने वाला है, जैसे मान लो थोड़ा सा, जैसे ये सिटीजन के ऊपर सब कुछ विश्वास आधारित कर देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपेक्षा रखेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा सरकार के नियमों को माने। तो इसमें आर्थिक समृद्धि में क्या होगा, जो जैसे अनावश्यक मंजूरी और अनुपालन न करने पर जो सीधा पहले मुकदमा होने का भय रहता था, जैसे कोई इकोनॉमिक, जैसे कोई बड़ा मनी लेंडर ही है, या फिर मनी लेंडर छोड़ो, बिजनेसमैन है, तो जैसे उसको प्रोडक्शन करना है कुछ टन, इतना उसको लाइसेंस उसको मिला हुआ है, तो पहले क्या होता था, उससे ज्यादा अगर वो प्रोडक्शन भूल में भी हो गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी। ठीक है, तो बिजनेस वो चलाता भी था तो उसको मुकदमे का भय रहता था। ठीक, तो ये भय कहीं ना कहीं कम होगा, तो इससे क्या होगा, व्यापार सुगमता बढ़ेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो बेहतर होगी। तो इससे क्या होगा, आपके यहाँ पर मतलब फैक्ट्रियाँ ज्यादा से ज्यादा लगेंगी, विदेश से भी लोग आएंगे आपके यहाँ फैक्ट्री लगाने, है ना, तो कहीं ना कहीं इससे आर्थिक समृद्धि हमारी बढ़ती आएगी, है ना। तो अब देखते हैं फ्रांसिस फुकुयामा क्या कह रहे हैं, उनके अनुसार क्या है, विश्वास के उच्च स्तर वाले समाज विश्वास के निम्न स्तर वाले समाजों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं, आर्थिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या है, स्वैच्छिक अनुपालन, मतलब खुद से ही जो आपकी नियम वगैरह रहेंगे वो खुद से ही पालन उसका करेंगे, ये क्या कह रहा है, जो नागरिक होंगे या फिर जो मतलब बिजनेसमैन होंगे। तो कैसे, उसमें पारदर्शिता आएगी, डिजिटल प्रणालियाँ, स्वप्रमाणन, ये स्वप्रमाणन खुद से ही मतलब करेंगे कि हमने ये काम कर दिया है, तो इसको स्वैच्छिक अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है,
वही मतलब स्वैच्छिक अनुपालन करने के लिए और उत्साह बढ़ाएगा उनके अंदर, जो भी रहेंगे नागरिक वगैरह। फिर अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है कि वर्ष 2014 में शपथ पत्र जो थे वो दस्तावेजों के प्रमाणन की व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, उससे पहले क्या होता था, इससे राजपत्रित अधिकारियों एवं नोटरी द्वारा प्रमाणन की आवश्यकता समाप्त हो गई। जैसे ये खुद से ही प्रमाणित करने की व्यवस्था जब चली, तो जैसे अधिकारी हुए या फिर कोई जैसे नागरिक आम हुआ, ठीक, तो राजपत्रित जो पहले मतलब सरकार की तरफ से सब कुछ आता था करके, वो सब व्यवस्था समाप्त हो गई और आया क्या आपके लिए, स्वप्रमाणन। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि आम नागरिक का जो जीवन था वो थोड़ा सरल हो गया और शासन के प्रति उनका विश्वास मतलब उसको भी बढ़ावा मिला। तो स्वप्रमाणन तंत्र जीन जैक्स रूसो के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, जैसे ये आप ले सकते हैं, ये रूसो का कुछ लिखा हुआ है फिलोसफी टाइप। तो इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे मतलब जहाँ जहाँ गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक आए वहाँ पर पुट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं पर भी आप लिख नोट कर लीजिए। और फिर न्यायालयों में लंबित लंबित मामले, जैसे ये और दे रहा है कि इससे क्या फायदा होगा। जैसे लगभग 5 करोड़ से भी अधिक बता रहा है कि लंबित मामले भी हमारे न्यायालयों में चल रहे हैं, जिनमें से 85 से 87 जो है लंबित अभी कहाँ पर है, अधीनस्थ जिला न्यायालयों में। ये भी आप ले सकते हैं, मेंस में लिखने के लिए काम आएगा पॉइंट को। तो ये जो अधीनस्थ जिला न्यायालयों में लंबित चल रहे हैं, इनमें थोड़ा सा मतलब मुकदमे का जो अगर ये हो जाएगा, जैसे पीटी पीटी छोटे छोटे केसेस के लिए आपको बार बार मुकदमा आपके ऊपर नहीं होगा, तो मुकदमे का बोझ कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, है ना। तो ये भी होएगा। प्रशासनिक दक्षता आएगी, कैसे आएगी, यह व्यवस्था छोटे प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की निगरानी में संसाधनों की अधिक उपयोग को कम करता है। मतलब जैसे छोटे छोटे जो रेगुलेशन है, रूल्स है, उनको करवाने के लिए जो निगरानी रखनी पड़ती थी, और निगरानी रखने का मतलब क्या, कि संसाधन का उपयोग, मतलब आपको कुछ भी चेक करना है तो वहाँ आपकी पुलिस खड़ी होगी या फिर सीसीटीवी कैमरा आप छोटे छोटे केसेस के लिए लगाएंगे। तो फिर आपका संसाधन कहीं ना कहीं कम, मतलब संसाधन का ज्यादा उपयोग होगा। अगर आप छोटे केसेस को ही मतलब बदल देंगे स्वशासन वाले व्यवस्था में, तो क्या होगा कि संसाधनों की जो अत्यधिक उपयोग रहेगा उसको उसमें कमी आ जाएगी, तो आप उस संसाधन को कहीं और आप यूज कर सकते हैं ना। तो वही यहाँ कहना चाह रहा है। इस प्रकार विश्वास आधारित व्यवस्था को बेहतर और शासन परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। तो जैसे देखो, शासन के परिणामों को इससे क्या होगा कि जैसे आपका संसाधन अच्छे जगह पे सही जगह पे यूज होगा, तो शासन के परिणाम जो आएंगे वो थोड़ा और अच्छे से होके आएंगे, है ना। अब देखो ये नागरिक केंद्रितता इसमें क्या आएगी, जैसे लोक प्रशासन में सुलभता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलेगा। लोक प्रशासन मतलब कि जनता द्वारा, जनता की, देखो यहाँ लिखा भी गया है, शासन अधिक भागीदारी पूर्ण और नागरिक अनुकूल बनेगा। अब जैसे जनता की भागीदारी अधिक से अधिक हो जाएगी लोक प्रशासन में, है ना, तो उससे क्या होगा कि भागीदारी पूर्ण होगा, हर एक जनता चाहेगी कि मैं खुद से ही अच्छा काम करके दूं। ऐसा नहीं कि सरकार हम पे जब तक लाठी या नहीं बरसाएंगी तब तक हम काम नहीं करने वाले, है ना, ऐसा तो नहीं है। फिर अगर जन भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी तो क्या होगा, जैसे जनता रिव्यू भी तो देगी कि आपकी ये वाली स्कीम गड़बड़ है, अच्छी है, इसमें ये आप और ठीक करिए। तो कहीं ना कहीं नागरिक अनुकूल जो स्कीम्स वगैरह रहेंगी, वो शासन रहेगा वो और अच्छे से बन पाएगा। वही यहाँ पर कहना चाह रहा है। अब इससे रिलेटेड हम चुनौतियां देख लेंगे, ठीक, संबंधित चुनौतियां, क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से इसको लागू करने में इशू आ सकते हैं। प्रवर्तन संबंधित चुनौतियां, जैसे लिखा गया है कि अत्यधिक अत्यधिक आप विनियमन का उन्मूलन कर देंगे, तो इससे स्व अनुपालन पर अत्यधिक निर्भरता हानिकारक हो सकती है। कैसे, ज्यादा से ज्यादा मतलब रेगुलेशन हटा लेंगे अगर मान लो जनता पर से या नागरिकों पर से, तो उससे क्या होगा, जनता थोड़ी मनमानी भी तो हो जाएगी। जरूरी थोड़ी है कि सारे ही रूल फॉलो करने लगेंगे अपने मन से, कुछ उपद्रवी तो होते ही हैं समाज में, पता ही है आपको। तो उससे क्या होगा, जैसे पर्यावरण का क्षरण हो, संरक्षण जो रहेगा वो हानिकारक हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा। जैसे कुछ इंडस्ट्री है जो कि मतलब पेड़ों से ही चलती है, तो ज्यादा से ज्यादा कटाई करना चालू कर देंगे पेड़ों वगैरह का, है ना। श्रम कल्याण, जैसे श्रम में शोषण वगैरह करने लगेंगे, जैसे बिजनेसमैन है उसको क्या लाभ कमाने से मतलब है, फिर वो रेगुलेशन क्यों मानेगा जब उसके ऊपर डर ही नहीं रहेगा, तो फिर वो लेबर को रात दिन काम करवाएगा। वित्तीय विनियमन हो जाएगा, है ना, वित्त वित्त से रिलेटेड भी दिक्कतें आने लगेंगी।
क्योंकि उनको डर की तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं रहेगी। जैसे गंभीर मामलों में उल्लंघनों के विरुद्ध डर या निवारक प्रभाव कमजोर हो सकते हैं। वही लिख के आ रहा है कि देखिए, डर या निवारक जो भी प्रभाव रहेगा वो कमजोर, डर वगैरह उनके ऊपर से हट जाएगा। तो उन लोग क्यों ही करेंगे, है ना। फिर संस्थागत बाधाएं क्या क्या है चुनौतियों में। तो देखिए, इसमें मजबूत संस्था अपने पास इसके लिए चाहिए, मतलब जैसे प्रभावी विश्वास आधारित शासन आपको चलाना है तो इसके लिए आपको मजबूत संस्था चाहिए, प्रशिक्षित मानव संसाधन चाहिए और सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना चाहिए। मतलब जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गए या फिर सब कुछ ऑनलाइन कर देना, तो ये सब कर देना। मगर हमारे पास तो ये सब है ही नहीं, मतलब इसमें कमी है। मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता में कमी है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल पे जैसे दिया हुआ है कि सीबीआई में अभी 15% पद रिक्त हैं। ठीक है, संसदीय रिपोर्ट के अनुसार। तो ये भी एक डाटा है जो आप मेंस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ये चीज एग्जाम्पल के तौर पे समझाई समझाई गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी दिक्कतें हैं। अब आगे चलिए डिजिटल विभाजन का क्या बता रहा है। अच्छा, ये पॉइंट बड़ा कॉमन है, डिजिटल विभाजन। आप इसको बहुत जगह आप इसको इकोनॉमी में भी यूज कर सकते हैं, पॉलिटी में भी यूज कर सकते हैं, गवर्नेंस, मतलब हर एक जगह लग जाता है। क्योंकि आजकल सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गांव और शहर में जो डिजिटल मतलब शिक्षा है, डिजिटलीकरण की शिक्षा, वो कम कम कहाँ है, गांव में है, और ज्यादा कहाँ है, शहर में है। तो कहीं ना कहीं विभाजन बना देती है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसलिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। डिजिटल शासन पर अत्यधिक निर्भरता, ग्रामीण जनसंख्या, छोटे व्यवसाय, डिजिटल साक्षरता से वंचित नागरिकों के लिए बाधा उत्पन्न करती है। वही बताया मैं, मतलब जैसे छोटे व्यवसाय हुए या फिर जो नागरिक हैं उनके लिए बाधा बन जाएगी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो जो पढ़े ही नहीं है डिजिटली, जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इससे क्या होगा, असमानता बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी और सामाजिक बहिष्करण की स्थिति हो जाएगी। मतलब कि जैसे जिसको ऑनलाइन आ ही नहीं रहा कुछ करना, तो उसको समाज द्वारा मतलब वो अपने आप को सस्टेन ही नहीं रख पाएगा ना। जैसे कोई बिजनेस ही डाला है, ऑनलाइन कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसका हो सके बिजनेस ग्रो ही ना कर पाए और वो हट जाए, एकदम से ही खत्म हो जाए, है ना। तो जैसे यहाँ पर एक और डाटा लिखा गया है। देखिए, जो जो मेन डाटा है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये भी लिखा गया है कि 24% ही केवल ग्रामीण परिवार को इंटरनेट की सुविधा है। ठीक है। जबकि शहर का आंकड़ा देखेंगे तो 66% है। तो कहीं ना कहीं आप फर्क देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, कितना फर्क है। तो ऑब्वियसली डिजिटल विभाजन तो बहुत तगड़ा है। ठीक है। अब साइबर सुरक्षा भी, अब सब कुछ ऑनलाइन करोगे तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू तो आएंगे ही। डेटा चोरी होगा। ठीक है। साइबर हमले भी होंगे और डेटा का दुरुपयोग भी होगा, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या दिया है, 2022 में 10 लाख 10 लाख 10.5 लाख केसेस थे, देखो, 10,29,000। ठीक है। 2024 में कितना हो गया, 22,68,000। मतलब सीधा ही सीधा आप देखोगे तो यहाँ पर दो में भी 2 लाख ज्यादा है, 10 दूना 20 होता है। तो बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दिक्कत की ही बात है। इसको जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक आप नहीं ला सकते स्वशासन, है ना। अविश्वास की औपनिवेशिक विरासत, जैसे हमारे यहाँ पर ये भी एक बता रहे हैं, अपने औपनिवेशिक विरासत में अविश्वास की कैसे। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि जो पहले से ही हमारा दिमाग बन चुका है कि संस्कृति है जो हमारी, वो ऐसी बन चुकी है कि हमें शासन जो है वो नौकरशाही के द्वारा ही मतलब हमको कुछ भी करना है तो हमारे ऊपर एक नौकरशाह होना ही चाहिए, तभी हम काम करेंगे। तो इस तरह का जो मानसिकता है, उसको बिना हटाए आप मतलब कैसे ये जो विश्वास आधारित शासन है कैसे ला पाएंगे। तो वही बता रहा है, कहीं ना कहीं माइंडसेट भी चेंज होना लोगों का बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके कहीं होगा। तो अब सरकार ने विश्वास आधारित शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 73 और 74 संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। तो इसमें कहीं न कहीं आपको तो पता ही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था। तो इससे इसमें कैसे मतलब स्वशासन आया, विश्वास आधारित शासन आया था कि स्थानीय जो अधिकारी थे उनको दे दिया गया था संसाधन और कहा गया था कि स्वयं निर्णय लें। ठीक। और क्षमता में विश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है। वही स्वयं जो निर्णय लें और ग्राउंड लेवल पे सब कुछ मतलब इम्प्लीमेंट वगैरह करें, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो स्वशासन को ही दर्शाता है ना। स्वशासन हुआ आपका या फिर विश्वास आधारित शासन हुआ, है ना। कहीं न कहीं फिर अब उसके बाद नागरिक चार्टर लाया गया था।
अच्छा, जिसको नागरिक चार्टर ना पता हो तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे आप कहीं भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो बाहर ही जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो वहाँ पर एक काला बोर्ड लगा रहता है। उस बोर्ड पे पूरा ऑफिस का डिटेल दिया रहता है। उस बोर्ड पे ये भी दिया रहता है कि इस ऑफिस के मतलब हेड कौन है, उनका नंबर नीचे दिया रहता है, और नीचे ये भी दिया रहता है कि अगर ये आपसे दुर्व्यवहार करें तो इस नंबर पे कृपया फोन करें, ऐसा लिखा रहता है ना। और कौन कौन सी सर्विसेज इस ऑफिस में आपको मिल सकती हैं वो भी दिया रहता है। तो उसी को नागरिक चार्टर कहते हैं, सिटीजन चार्टर इंग्लिश में बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा पारदर्शिता का काम करता था, जवाबदेही लाता था। और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण मतलब वही सब, उस पे सब लिखा रहता है ना। तो नागरिक और प्रशासन के बीच में थोड़ा विश्वास पैदा करने की वो कोशिश करता है, अभी भी है, ऐसा नहीं है हट गया है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, ये भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा कदम उठाया गया सरकार द्वारा। आइए इसमें देखते हैं क्या करवाया गया। या अत्यधिक विनियमन, अनुपालन से हटकर पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित प्रणाली है, जो कि और स्थानांतरित होकर विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देती है। चलिए आगे देखते हैं। अनुपालनों में कमी, जैसे 25,000 से अधिक अनुपालनों को हटा दिया गया, और उसकी जगह पे और 1486 कानूनों को निरस्त कर दिया गया। ठीक। ये इतना हटाने का मतलब क्या हुआ? मतलब यही हुआ कि जो जनता है या फिर नागरिक है वो इन सब चीजों को अपने मतलब तरफ से करना चालू कर दी है ना। इससे अनावश्यक सरकारी नियंत्रण कम हो गया, सरकार का नियंत्रण भी कम हुआ, सरकार ने ये कदम उठाया। तो कहीं ना कहीं इससे भी आप मतलब पॉइंट निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता थोड़ी सी सुधर गई होगी, तभी तो ऐसा मतलब सरकार ने कदम उठाया। फिर आगे देखिए, डिजिटलीकरण और सिंगल वीडियो विंडो सिस्टम है। तो इसमें परिवेश नामक कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे प्लेटफॉर्म है जो कि आईटी सिस्टम मानवीय हस्तक्षेप और विशेषाधिकार भ्रष्टाचार को कम करते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म है तो हो सके इस पे आपको मतलब कंप्लेन वगैरह डालने के लिए या फिर ऑनलाइन सब कुछ करने की वजह से, तो सरकार जो ऑफिसर्स वगैरह रहेंगे उनके खिलाफ आप कंप्लेन वगैरह शायद कर सको, तो इसकी वजह से भ्रष्टाचार थोड़ा सा हटा मतलब कम हुआ होगा। अब देखिए, पारदर्शिता और पूर्वानुमान के लिए क्या है, ऑनलाइन अनुमोदन, डिजिटल भूमि अभिलेख और ई बिल प्रणाली पारदर्शी और जवाबदेही प्रक्रिया बनाते हैं। जैसे ऑनलाइन आप सब कुछ अभी कर रहे हैं, अप्लाई वगैरह। डिजिटल भूमि जैसे आपके पास जो खेती खेत वगैरह है, या फिर आपका जो बिल वगैरह आ रहे हैं ऑनलाइन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और पारदर्शिता तो आ ही रहा है ना ऑनलाइन सब कुछ कर देने से, क्योंकि वो लिखे हुए हैं। पहले क्या होता था, आप एप्लीकेशन देते थे, एप्लीकेशन फाड़ के सरकारी दफ्तरों में फेंक दिया जाता था, ठीक है, या उसको देखा ही नहीं जाता था। अब ऑनलाइन आप कर देते हैं तो इंटरनेट पे फीड हो जाता है, तो बड़े अधिकारी भी उसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हैं, तो काम उनको करके ही देना पड़ता है जो जूनियर ऑफिसर होते हैं। अब जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ये डीबीटी लिखा हुआ है, डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि मतलब लाभार्थी के सीधा बैंक अकाउंट में जो खातों में ही पैसे भेजे जाते हैं, ठीक है। जैसे जो भी स्कीम चल रही है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी पीएम किसान सम्मान निधि वाला योजना है, तो उसके तहत 2,000 रुपए कुछ 3 से 4 महीने में और साल भर में 6,000 रुपए किसान के जिसके पास खेत है उनको भेजे जा रहे हैं ना। तो इससे क्या हुआ, पहले ये पैसे सरकार द्वारा जब रिलीज किए जाते थे तो पहले ऑफिसर के हाथ आते थे, फिर ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर आकर के उन्हें बांटता था। तो इससे क्या होता था, आधे पैसों को तो ऑफिसर खा लेता था, आधे पैसों को वो जनता के पास देता था। तो पारदर्शिता कहीं ना कहीं उसमें नहीं हो पाती थी। मगर अब क्या है, अब पारदर्शिता इससे थोड़ी बढ़ी है, क्योंकि सीधा आपका पैसा जो है वो सीधा किसान के हाथ में जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे आपका है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। ये जो ये डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म होगा। तो जैसे यूपीआई आ गया है, यूपीआई या फिर डिजी लॉकर में सारे आपके डॉक्यूमेंट सेव हो जा रहे हैं, है ना। उमंग ऐप है, तो यूपीआई से आप पेमेंट कर रहे हैं तो टैक्स वगैरह भी लेने में आसान हो रहा है सरकार को, जैसे जो पहले दुकानदार वगैरह नहीं भरते थे। डिजी लॉकर है, सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन रूप में रखे रहते हैं, सरकार के पास जमा रहते हैं, है ना। उमंग भी ऐसी है। तो इन सब से क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म से कागजी कार्रवाई कम हो गई, है ना, और लागत भी शासन का कम हुआ, है ना।
तो इससे जो ऊपर लागत ज्यादा बढ़ के आ रहा था सरकार का, वो कम हो गया। अब फेसलेस असेसमेंट योजना के बारे में बता रहा है। फेसलेस असेसमेंट योजना ये टैक्स से रिलेटेड है शायद, हाँ टैक्स से रिलेटेड है। सरकार ने करदाताओं और आयकर विभाग के बीच विश्वास की कमी को खत्म करने के लिए फेसलेस अपील करदाता चार्टर की शुरुआत की। अब इसमें पहले क्या होता था, पहले जैसे थोड़ा भी आपके मतलब जैसे जो कर देते हैं, टैक्स देते हैं, दिक्कत आती थी तो सीधा ऑफिसर पहुंच जाता था घर पे। अब ऑफिसर भले पहुंच जाता था, वो पहुंचता तो था छुटपुट मतलब वो जो इशू है उसको सुलझाने के लिए, मगर अगल बगल क्या फैल जाता था या फिर कि रेड पड़ गई इनके घर पे, ठीक है। तो उससे कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन होता था उसको भी मतलब थोड़ा सा बिजनेस में जैसे समाज में उसका थोड़ा नाम घट जाता था ना, है ना। जैसे रेड, रेड का नाम सुन के सबका मतलब थोड़ा सा कि कुछ तो घोटाला कर रहे हैं ऐसा मन में आ जाता था। तो कहीं न कहीं और फिर दूसरी बात, जैसे सरकार के ऑफिसर अगर जा भी रहे हैं तो कई बार डराते धमकाते भी थे जो अच्छे करदाता होते थे उनको। तो इसलिए अब सरकार ने क्या किया कि फेसलेस असेसमेंट योजना ला दी कि आप ऑनलाइन मतलब पेमेंट भी कर दीजिए, ऑनलाइन कुछ इशू है तो उसको मतलब आप रेज भी कर दीजिए, तो सरकार अपनी तरफ से उस पे स्टेप ले लेगी, आपके घर पे मतलब कोई कोई अधिकारी नहीं जाएगा, ना आपको अधिकारी के पास आना है। तो इससे क्या है, फेसलेस रूप में आप कर अच्छे से जमा कर सकते हैं। तो अब दूसरा आपका क्या है आगे की राह के लिए, कह बता रहा है कि कैसे आप इसको और अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो जैसे सहकारी संघवाद को कह रहा है प्रोत्साहित करने के लिए, सहकारी संघवाद में हम क्या करेंगे, केंद्र और राज्य जो है कार्य मिलकर करना चाहिए इन दोनों को। सहकारी संघवाद का ही मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मतलब कोऑपरेटिव जैसे नाम में ही है कि साथ मिलकर के किसी चीज को कोऑपरेट करना है या साथ मिलकर के किसी काम को करना है ना। तो उसी को ये कह रहा है कि अगर साथ करेंगे तो जैसे जो नियम है या फिर जो रूल्स हैं, जैसे केंद्र सरकार कुछ स्कीम बनाई उस पे मगर राज्य सरकार स्टेप लेना ही नहीं चाह रही, तो फिर कहीं ना कहीं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, है ना। तो दोनों का साथ में आके काम करना आवश्यक है ना, तालमेल बनाना और समन्वय स्थापित करना चाहिए, ठीक। ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। दूसरा देखते हैं, नागरिक भागीदारिता को बढ़ावा देना। नागरिक भागीदारिता में जैसे हितधारक परामर्श, शिकायत निवारण तंत्र और सार्वजनिक प्रतिक्रिया तंत्र को संस्थागत रूप स्वरूप प्रदान करना। मतलब ये जितने भी चीजें हैं, ये जैसे तीन चीजें बताई गई है यहाँ पे, इनको कह रहा है कि एक संस्था के रूप में आप डेवलप करिए, जिससे क्या होगा कि पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी और सहभागिता शासन सुदृढ़ किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इन सब में नागरिक भागीदारिता, अगर इसका संस्थागत विकास हुआ तो बढ़ेगी, ठीक। संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, जैसे वही जैसे ऊपर बताया गया था कि हमारे पास अभी सीबीआई में 15% पद रिक्त है, तो उन सबको थोड़ा बढ़ाया जाए तो हो सके मतलब थोड़ा सा सुधार लाया जा सकता है। तो वही बताने की कोशिश की जा रही है, प्रशासनिक सुधार के साथ साथ सिविल सेवकों की क्षमता बढ़ाई जाए, ठीक है। रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए, वही जैसे ऊपर बताया गया था एग्जाम्पल के तौर पर। और सबसे बड़ी बात, डिजिटल जैसे आपको सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाने हैं तो उनमें निवेश भी तो चाहिए, निवेश करना है ना। तो जिससे क्या होगा, सुनिश्चित करने से परिणाम उन्मुख शासन प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है, ठीक है। इन सबको सुनिश्चित करेंगे और परिणाम उन्मुख शासन को जब अपनाएंगे तब जाके शायद हम इस चीज को अच्छे से लागू कर पाए ग्राउंड लेवल पे, है ना। अब आगे क्या है, प्रौद्योगिकी आधारित शासन को अपनाना, जैसे ऑडिट ट्रेल बनाते हैं, डिजिटल लेन देन, डिजिटल लेन देन अगर आप कर रहे हैं तो ऑडिट, अच्छा ऑडिट का मतलब ये होता है कि जैसे आप हमारे यहाँ पे जो महालेखक, हाँ, और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, कैग जिसको बोलते हैं, जो कि पूरे मतलब उसका लेखा जोखा रखता है कि कितना सरकार ने खर्च वगैरह किया, तो कहीं ना कहीं वही लेखा जोखा को ही ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। और तो ऑनलाइन बढ़ावा देने से वो ऑडिट ट्रेल मतलब होता है, उसके बारे में यहाँ बता रहा है। फिर अनैतिक व्यवहारों को हतोत्साहित करना, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि कुछ उपद्रवी भी होते हैं, ठीक। तो उनको थोड़ा कम कम करना, है ना। तथा वास्तविक समय में अनियमितताओं को पहचान करने में सहायता करता है। जैसे ये ऑडिट ट्रेल से ये भी होगा, ठीक। और ये वाला पॉइंट भी आपका इसी से होगा, ठीक। अब डिजिटल समावेशन बोल रहा है, जैसे हाँ जैसे आप, मैं बताया था आपको कि डिजिटल विभाजन एक कॉमन पॉइंट है, कहीं भी यूज हो सकता है। तो जैसे जहाँ पर कभी भी आपके
पास क्वेश्चन अगर ऐसा है कि डिजिटल समावेशन, तो वहां पर भी उस कॉमन पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इंटरनेट संपर्क बढ़ाएं, डिजिटल साक्षरता, ई गवर्नेंस सेवा, सुलभता में सुधार आवश्यक है, ताकि क्या होगा, विश्वास आधारित शासन ग्रामीण लेवल पे देखो और कमजोर वर्गों तक पहुंच सके। ठीक है, तो उसके लिए डिजिटल समावेशन आपको करना आवश्यक है। अब व्यापक अनुपालन सुधार कैसे करवाया जाएगा? डिजिटलीकरण करवाओ, एआई सक्षम अनुपालन प्रणाली बनाओ, अनावश्यक नियमों की समाप्ति करो, निरीक्षणों की संख्या में कमी करो, अनुपालन लागत में कमी करो। ठीक, पारदर्शिता तंत्र के माध्यम से विश्वास आधारित शासन को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक है, इतना सब आपको करने बोल रहा है, तब जाके ये थोड़ा विश्वास आधारित जो शासन है वो हो सकता है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि जनगणना है। जनगणना भी हाल ही में प्रथम चरण उसके शुरू हुए हैं, तो इसलिए ये न्यूज में है। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में, देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना जो 2027 में चालू होने वाली थी, उसका प्रथम चरण शुरू कर दी है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये, एक थोड़ा फैक्ट के रूप में आप ऐसे ही याद कर लेना, या हो सके पीटी वगैरह में पूछ सकता है आपसे, कि विश्वास का सबसे बड़ा प्रशासनिक विश्व का, सॉरी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी अभियान है। ठीक है, और ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है, ये आप गेस भी मार सकते हो कभी भी आपके ऑप्शन में आए, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा मतलब पॉपुलेशन है ना, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलेशन भारत में ही है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन अपने आप ही आपको आ जाना चाहिए। नहीं भी आ रहा है तो यहीं से याद कर लेना। ठीक है, कभी पीटी में हो सके पूछ ले तो। अब अन्य संबंधित तथ्य में देख लेते क्या है। जनगणना जो थी वो मूल रूप से 2021 में आयोजित होनी थी। ठीक है, मगर उस टाइम पे क्या था, कोविड महामारी थी, जिसकी वजह से विलंब कर दिया गया है ना, तो अब की जा रही है इसी वजह से। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, अब इसके फैक्ट में आपको और क्या याद करना है, ये पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है। ठीक है, पहली भारत की और पहली है, और पूर्णतः डिजिटल है। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, 1931 के बाद पहली बार इसमें व्यापक जातिगत जनगणना भी शामिल है। समझ रहे हो, देख रहे हो कितना पुराना डाटा है, कि उसके बाद पहली बार 1931, तो मेरे ख्याल से स्वतंत्रता के बाद तो ये पहली जनगणना होगी जिसमें जातिगत गणना शामिल है। व्यापक, सबसे बड़ी बात, हाँ, व्यापक जातिगत जनगणना जो थी 2011 में भी हुई थी, अभी नीचे पढ़ाऊंगा आपको, लिखा हुआ है इसमें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ SC ST की जनगणना की गई थी जातिगत, है ना, मगर व्यापक रूप से जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। ठीक, तो अगर व्यापक लिख के आए अभी भी आपके ऑप्शन में, कि स्वतंत्रता के बाद व्यापक जातिगत जनगणना 2027 में पहली बार हुई, तो शायद ये सही, हाँ ये सही होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनगणना लिख के आए उसमें ऑप्शन में, कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार 2027 में हुई, तो ये गलत होगा, क्योंकि 2011 में भी हुई थी, 2027 में हुई दूसरी बार। 2011 में जो हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए हुई थी, अब की बार सारे जातियों के लिए शायद होगी, है ना। तो ये चीज देख लेना। और ये देख लीजिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है 1931 के बाद, समझ रहे हो। तो ये सब थोड़े फैक्ट हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जैसे आपके पीटी के क्वेश्चन भी गलत ना हो। चलिए आगे देखते हैं, भारत में जनगणना का क्या नियम वगैरह है, कहाँ प्राविधान है। तो संवैधानिक अधिकार अगर आधार देखें, तो 246 के तहत 7वीं अनुसूची में, संघ सूची में है ये। ठीक है, और प्रविष्टि क्या है इसकी, 69। तो जैसे कि आपका ये मेन है, यहाँ पर 7वीं तो है ही मेन, मगर संघ सूची में आती है। कभी भी आप याद रखना, जनगणना या सेंसस जो होता है, संघ सूची का आधार है, ना कि राज्य या फिर जो आपका कंकरेंट लिस्ट होता है उसका है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए, क्योंकि अब की बार जनगणना शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद तो नहीं पूछता है, और मतलब एक आधी क्वेश्चन में पूछते हैं यूपीएससी में, मगर ये सूचियां वगैरह सीधे पूछ ली जाती हैं, तो जरूर आप इसे देख लें, है ना। मैं तो कहूँगा इसका अनुच्छेद भी आप जरूर याद रखें, हो सके पीटी में इम्पोर्टेंट है। बहुत दिन बाद जातिगत जनगणना वगैरह हो रही है, तो शायद ये डायरेक्ट लाइन बाय लाइन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब विधिक उपबंध में देखते हैं क्या है। तो जनगणना अधिनियम 1938 है, और क्या है, जनगणना नियम 1990। ठीक है, तो इनके द्वारा ये मतलब प्रावधान बनाए गए हैं, इसी के तहत आपके यहाँ पे जनगणना होती है। ये हो गया आपका संवैधानिक आधार। ठीक, उसी के अंदर आपका विधिक अधिकार उपबंध भी दे दिया गया है।
ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात कि किसके अधीन होता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीटी के लहजे से, इसलिए प्लीज एक एक लाइन इसको याद जरूर कर लीजिए। यही पूछा जाएगा जहां तक है मेरे हिसाब से। और तो मतलब यही सब पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के अधीन है। और इसको करवाने वाला कौन होता है, तो भारत का जो महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय होता है। और सबसे बड़ी बात, इसको आप ये भी देख लेना कि इसको लीड कौन करता है, तो रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं वो इनको, जो इंडिया के सबसे हेड होते हैं बड़े वाले, वो आयोजित करवाते हैं। ठीक है। तो ये कार्यालय यहाँ पर दिया है, मगर यहाँ पर आपको एक चीज की कमी है, इसमें नहीं बताया गया है। कार्यालय लिखा है, तो रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं वो लीड करते हैं, उसको भी आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। अब इतिहास बताया जा रहा है कि जनगणना कब कब शुरू हुई थी, कैसे कैसे हुई। तो प्राचीन काल में पहले और मध्यकाल में बताने की कोशिश की जा रही है। तो ऋग्वेद में भी थोड़े बहुत जनगणना के आसार मिल जाते हैं हमें। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई देते हैं। अब अर्थशास्त्र में किस वजह से दिखाई देते हैं, तो कराधान के उद्देश्यों के लिए जनगणना संबंधित विचारों का उपयोग किया गया था। ठीक है। कर जैसे जो टैक्स वगैरह देते थे ना उस समय में, तो उनसे रिलेटेड कुछ उद्देश्य से रिलेटेड थे कि जनगणना करी जाए तो कर वगैरह अच्छे से मिलेंगे। इसके लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कर के लिए जनगणना दिखाई देती है कि लोगों की जनगणना की जाती थी। फिर सम्राट अकबर के जमाने में भी जनगणना हमें दिखाई देती है। ठीक है। एक मिनट थोड़ा समय देना मुझे। सम्राट अकबर के जमाने में शासन काल में भी हमें जनगणना दिखाई देती है। और किस चीज में दिखाई देती है, तो अबुल फजल की कृति जो उनके समय में ही लिखी गई थी, अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी में। ठीक है, जनगणना। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि मतलब प्राचीन काल में जनगणना नहीं थी, तब भी है। ठीक है, ऋग्वेद में है। ठीक है, मध्यकालीन अगर आपको बोले कि जनगणना नहीं होती थी, तब भी ऑप्शन गलत है। और ठीक है, मध्यकालीन में कहाँ देखा गया है, अबुल फजल के आईने अकबरी में। अब आइए आधुनिक काल, जैसे ब्रिटिश काल हो गया, उसमें देखते हैं जनगणना होती थी कैसे होती थी। तो भारत में पहली बार व्यवस्थित तथा आधुनिक जनगणना जो हुई थी, वो 1865 से 1872 के बीच में आयोजित की गई थी। मगर इसमें दिक्कत क्या था कि ये जनगणना जो थी वो हालांकि यह जनगणना जो थी एक साथ नहीं थी, मतलब सब जगह सभी क्षेत्रों में एक साथ नहीं की गई थी। इसलिए देखो टाइम भी बहुत ज्यादा लगा था, मतलब 5 7 कितना साल हो गया, 7 साल है ना। 7 साल का समय लगा था। तो कहीं किसी क्षेत्र में कर रहे हैं, जैसे मद्रास में पहले करवा लिए, फिर बॉम्बे में करवा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से हुई थी। तो अब क्या है, फिर देशव्यापी जो जनगणना है, पहली बार देश व्यापी समकालीन जो सभी क्षेत्रों में देख रहे हैं ना, एक साथ सभी क्षेत्रों में। इसलिए देखिए एक ही वर्ष में करवा ली गई है ना, 1881 लिखा हुआ है। जनगणना यहाँ पर हुई आकर के। और आपके जो आयुक्त थे मेन, वो डब्ल्यू सी क्लोडेन थे, जिनके नेतृत्व में पहली जनगणना व्यापक रूप से अच्छे से देशव्यापी हो पाई थी। ठीक है। तो आपको ये भी एक फैक्ट याद रखना है कि मतलब देशव्यापी समकालीन जनगणना 1821 में 81 में हुई थी। तो ये भी कई बार मतलब ऐसे ऑप्शन में दिया जा सकता है आपको। ठीक है। ये वाला तो नहीं पूछेंगे, ये क्योंकि कुछ खा मतलब इतने ज्यादा साल का गैप है, ऊपर से पूरे भारत में ये हुआ भी नहीं है। तो ये वाला लाइन मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये वाली लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जरूर इसे याद रखिए। और सबसे बड़ी बात, आपको अगर ना पता हो तो जान लीजिए, अब प्रत्येक 10 वर्ष में मतलब जनगणना आयोजित अब हमारे यहाँ पे की जाती है। जैसे 2011 में हुई थी, तो 2021 में होना अनिवार्य था, मगर 2021 में वही कोविड-19 के चलते समय पर नहीं हो पाया। ठीक है। अब स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ फिर, तो जनगणना अधिनियम जैसे हमने ऊपर पढ़ा, इसे मतलब लागू किया गया। उसके माध्यम से क्या हुआ फिर, जैसे सांविधिक अधिक आधार मिला, और आधार के साथ इसे सैन्य सूची में रखा गया। ठीक है। ये जनगणना के बाद की बात कर रहे हैं ना। फिर अभी 2027 का जनगणना हो रहा है, वो इतिहास में 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। ठीक। तो ये भी एक फैक्ट है, इस पर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए। देखिए ये वाला फैक्ट तो आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ लिए हैं, तो इस पे यहाँ पर कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मगर ये वाले फैक्ट पे जरूर ध्यान दीजिए, पीटी में पूछ लिया जा सकता है। चलिए और देखते हैं कि 2027 की जनगणना में नया क्या है ऐसा, कि मतलब क्यों ये इम्पोर्टेंट है या फिर क्या विशेष है इसमें। तो पहली बार पूर्णतः यह डिजिटल जनगणना है ना, गणना की जाएगी।
तो इसमें क्या है, कागज प्रणाली के बजाय आपका मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा अनुप्रयोग किया जाएगा, है ना। पहली बार हो रहा है, ये ज़रूरी याद रखें, पहली बार ऐसा हो रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक पोर्टल का गठन किया गया है जिसे CMMS कहा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म है जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली, ठीक है। इसके साथ ही दो उपकरण हैं आपके, ठीक है। उपकरण क्या है, एक HLO है, ठीक है, दूसरा HLBC है। HLO क्या है, मोबाइल ऐप है, ठीक है। HLBC क्या है आपका, ये बेप है, मतलब जैसे www डॉट ऐसे आप करके खोलते हैं ना, वेबसाइट खुलती है, तो ऐसे बेब है, ठीक। तो उस पे क्या है, ये मैपिंग से रिलेटेड कुछ आपको मतलब उपकरण की सुविधा प्रोवाइड करेगा, है ना। अब HLO में आप देख लीजिए क्या क्या आपको मतलब ऐप में क्या क्या आप कर सकते हैं। तो इसमें मकान सूचीकरण हो रहा है, मकानों की गणना की जा रही है। अब दूसरे वाले में HLBC में क्या हो रहा है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर है, ठीक है। तो ये मतलब ऑनलाइन में कैसे कैसे हो रहा है, कौन कौन से पोर्टल हैं, ये बता दिए गए हैं इसमें, ठीक है। अब स्वगणना क्या है, अब आप सबसे बड़ी बात की आप खुद से भी अपना ऑनलाइन ही सब कुछ घर का डिटेल फिल कर सकते हैं। तो इसी को स्वगणना कहा जा रहा है कि मतलब खुद से ही अपनी गणना कर देना, जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे कोई ऑफिसर आए या फिर कोई मतलब अधिकारी आए, वो आपकी गणना करके जाए। तो ये वेब आधारित पोर्टल बना दिया गया है जिसको 16 विभिन्न भाषाओं में स्वगणना करने की विकल्प प्रदान मतलब ये कर रहा है, ठीक है। अब जातिगत जनगणना से रिलेटेड देखो, मैं जैसे आपको ऊपर पढ़ा रहा था सेम वही चीज है यहाँ पर। देखिए मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनगणना 2027 में विशेष प्रमुख विशेषता क्या है, कि ये जातिगत जनगणना उभर कर सामने आई है इसमें, ठीक। यही इसका विशेष है कि जातिगत जनगणना भी की जा रही है इसमें। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसमें मतलब जातिगत कराई गई थी, तो मगर उसमें और सिर्फ SC और ST की व्यवस्थित जनगणना की जाती थी, ठीक। 2011 तक जो था। अब की बार शायद से सारे जातियों की जनगणना करवाने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा ये विशेष है 2027 वाला, है ना। अब देखिए जनगणना के दो चरण है, ठीक है। पहला चरण और दूसरा चरण। पहले में आपका सिर्फ और सिर्फ मकान सूचीकरण होगा, मकानों की गणना की जाएगी। और दूसरे फेज जब चालू होगा, पहला फेज अच्छा चालू कब से हो रहा है आपका, अप्रैल से चालू हो रहा है, ठीक है। सितंबर तक चलेगा 2026 में, ठीक। और दूसरा फेज जो चालू होगा फरवरी 2027 से चालू होगा। और ये मेन आपका जो जनसंख्या वाली जनगणना होती है वो यहाँ पर दो तीन चरण में होगा। पहले में मकान सूचीकरण होगा, मकान की गणना होगी, ठीक। तो ये कुछ इसके पॉइंट है, ये भी आपको याद कर लेने चाहिए पीटी के हिसाब से। अब इसका महत्व क्या है, आइए महत्व देख लेते हैं। कल्याण तथा नीति निर्माण में पुनः आधार प्रदान करना। क्योंकि जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, पिछले 15 साल वर्षों में जो भी हम मतलब कल्याणकारी स्कीम्स वगैरह ला रहे हैं, उनकी रूपरेखा जो है वो 15 साल पहले लिए गए 2011 के मतलब सेंसस या जनगणना के आधार पर है। तो कहीं ना कहीं एक नया रूपरेखा हमारे पास आ जाएगा, तो उससे स्कीम वगैरह मतलब बनाने में आसानी मिलेगी। अब कैसे आसानी मिलेगी, आइए देखते हैं। जैसे आपको ये पता चलेगा कि सब्सिडी किसको किसको देंगी, ठीक। जैसे मतलब अब कौन गरीब है या कौन मतलब किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है, या इस कास्ट की कितनी ग्रोथ हुई है, तो आपको सब्सिडी इस कास्ट के लिए ज्यादा रिलीज करनी है ना। ये सब पता चलेगा। वंचित वर्गों की सही पहचान, सेम वही मतलब जो किसको नहीं मिल पा रहा है उसकी पहचान सही हो पाएगी, है ना। आधुनिक जनसंख्या की आवश्यकताएं भी पता चलेंगी, जैसे अब जनसंख्या की डिमांड क्या है, और उसी हिसाब से सार्वजनिक आप जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और संरचना वो बना पाएंगे, है ना। अब और दूसरा ये तो हो गया आपका नीति और कल्याणकारी निर्माण में क्या क्या फायदा होगा। अब देखिए परिसीमन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में क्या क्या मतलब फर्क पड़ेगा अगर जनसंख्या का जनगणना हो जाए तो जैसे परिसीमन की प्रक्रिया का आधार बनेगा, जैसे आप हमारे यहाँ पे इंग्लिश में इसे डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं, ठीक है। जो कि मतलब परिसीमन आयोग, इसका काम ये होता है कि जैसे जनसंख्या किसी एरिया में घट रही है बढ़ रही है, तो उसकी जो बाउंड्री होती है, जैसे विधानसभा में जो सीटें होती हैं, ठीक। तो विधानसभा की सीट को की जो बाउंड्री होती है कि इस क्षेत्र का ये विधानसभा है, तो जैसे कल को वहां पर जनसंख्या बढ़ती है तो वहां पर दो विधानसभाएं बना दी जाती है। जैसे कई बार देखेंगे आप, पहले आपके गांव में मतलब एक बगल वाला गांव भी आपके अंदर
आपके ग्राम पंचायत में आता था। मगर क्या हुआ, बाद में आपके यहाँ की भी जनसंख्या बढ़ी, उस गांव की भी बढ़ गई, तो उस गांव को एक अलग सा ग्राम पंचायत बना दिया गया। ऐसे कई बार आप अगल बगल सुने होंगे गांव में। तो ये परिसीमन का ही काम होता है कि उसको मतलब बाउंड्री को सेपरेट कर देना है, बाउंड्री को इकट्ठा कर देना पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उससे क्या होता है कि मतलब अब जैसे दो बना दिए गए ग्राम पंचायत, है ना, पहले एक ही था, तब यहाँ भी प्रधान हो गया और यहाँ भी प्रधान हो गया। अब जो पैसा ऊपर से आएगा यहाँ भी प्रॉपर दिया जाएगा, यहाँ भी दिया जाएगा। पहले क्या होता था, इस पूरे के लिए पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही आता था, और एक प्रधान रहता था जो कि इस गांव का विकास कर देता था, मगर इस गांव का विकास नहीं करता था, है ना। तो कहीं ना कहीं इस गांव को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था, है ना, पैसे का भी नहीं मिल पाता था, और न इस गांव से कोई प्रधान भी बन पाता था। तो अब क्या हुआ, सेपरेट कर दिया, तो इस गांव में भी प्रधान रहेगा, इस गांव में भी। तो वही कह रहा है कि मैंने बहुत मतलब बेस से बताया आपको, बहुत नीचे जाकर के ग्रामीण लेवल पे। राजनीतिक में तो ये मतलब जैसे एमपी और एमएलए तक को भी मतलब ये जनसंख्या जो होगा उसको उससे ज्यादा इसको रिलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ ईस्ट में शायद से आपका है, एक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद मतलब वहां पर सिर्फ सीट राज्यसभा में एक है उसको मिली हुई है। ठीक, उस राज्य को उस राज्यसभा में सीट सिर्फ एक मिली हुई है। अभी हम यूपी बिहार की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन है, तो राज्यसभा में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इन लोग को सीट दी गई है ना। तो ये होता है परिसीमन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो बात कर रहा है यहाँ पे वही है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। तो इससे पहली बात तो ये जो एक एक्ट पास हुआ था, ये अधिनियम जो पास हुआ था, महिला आरक्षण अधिनियम 2023, ये सब मतलब विधानसभा में लागू होने के लिए पास हुआ था। अब इसके थोड़े से मैं बेस बता देता हूँ आपको। ये पास किया गया था तभी इसमें एक नियम था कि अब जब भविष्य में जब हमारे यहाँ पे जनसंख्या होगा, और जब परिसीमन आयोग द्वारा मतलब फिर से पूरा सभा विधानसभाओं का मतलब ठीक से परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद ही ये महिला आरक्षण वाला जो नियम है ये लागू हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी ये होल्ड पे है। जैसे ही आपका मतलब जनगणना होगी, तब जाके ये कहीं ना कहीं अपने इन्फोर्समेंट मतलब अपने मतलब उसमें आएगी, मेन रोल में आएगी। तो अभी हमारे जो आरक्षण वाली भूमिका है महिलाओं की, उसमें जैसे जैसे संसद में या फिर आपके जो विधानसभाओं में वो नहीं है। ठीक है, जैसी ये जनगणना हुई वैसे ये अपने मतलब रोल में आएगी, और महिलाओं को आरक्षण मिलना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व राजनीतिक जो होगा, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, वो हो जाए बढ़ेगा। ठीक है, नई जनसांख्यिकी में क्या बता रहा है, प्रवृत्तियों को समझना, सेम ऊपर वाला ही यहाँ पर हेडिंग बना दिया गया है, मगर इसमें पॉइंट अलग है। पॉइंट का अलग होने का मतलब, जैसे 2011 के बाद अब क्या क्या बदलाव है, जैसे प्रजनन दर घटी है या बढ़ी है ना, ये पता चलेगा। अच्छा, हाँ, प्रजनन दर की आप डेफिनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे एक बार फर्टिलिटी, हाँ, प्रजनन दर ही था 2023 या 24 में, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि किसे कहते हैं। ये सीधा सीधा पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लीज ऐसे ऐसे चीजों को, या फिर जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, जैसे मातृत्व मृत्यु दर वगैरह वगैरह, ये सब जरूर आप याद रखें। ये सब डायरेक्ट पूछा जाता है ये पीटी में, एक लाइन में, वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे। और जैसे वृद्ध जनसंख्या जो जो है, उसके बारे में भी आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। तो ये सब जरूर याद रखें। और जैसे अब ये जनसांख्यिकी को में बदलाव जो हुआ है, उसको प्रवृत्तियों को समझने में कैसे हेल्प करेगा। जैसे प्रजनन दर अब क्या बची है, जैसे हमारे यहाँ की फर्टिलिटी रेट जो कुछ 2.1 या 2.2 है ना, ऐसे कुछ थी, उसमें ठीक है या नहीं है, कम हुई है या बढ़ी है ना। और सबसे बड़ी बात की आपके यहाँ पर अब जो मतलब ओल्ड एज है, जैसे वृद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं आपके चाचा दादा या ताऊ वगैरह, तो सबके मतलब हमारे भी, तो उन सब के लिए भी पता चलेगा। तो उसी हिसाब से सरकार क्या करेगी, आपके लिए स्कीम्स वगैरह निकाल सकती है ना, दादा चाचाओं के लिए। तो अब इसमें आगे देखिए और क्या बता रहा है। जैसे देखभाल अर्थव्यवस्था के बारे में पता चलेगा। हाँ, स्वास्थ्य प्रणाली। अब ये केयर इकोनॉमी आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे घर में जो मतलब हमारी मम्मी और जैसे सिस्टर्स वगैरह होती हैं, तो इन लोग जो हमारी केयर करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं या फिर कपड़े वगैरह का काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं इसको हमारी इकोनॉमी में काउंट तो नहीं किया जाता जीडीपी में। अगर आप इकोनॉमी थोड़ा भी पढ़े हो तो उसको काउंट नहीं किया जाता, तो इसलिए इसका नाम ही केयर इकोनॉमी, एक अलग से इकोनॉमी बना करके रख दिया गया है। ठीक है, अब स्वास्थ्य प्रणाली, जैसे अब चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं उसी हिसाब से मतलब जो स्वास्थ्य है, जैसे वृद्ध जन ज्यादा हो रहे हैं,
तो स्वास्थ्य प्रणाली जो है वृद्धजनों के हिसाब से थोड़ी सी और डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। तो उन सबका पुनर्गठन करने में ये हेल्प करेगा। अब नगरीकरण और प्रवासन के आकलन में क्या फायदा करेगा? जैसे नई बस्तियां भी तो अब बनी होंगी और शहरों का भी विस्तार हुआ होगा, है ना? अनौपचारिक रूप से भी बस्तियां बनी होंगी, औपचारिक रूप से भी बनी होंगी। तो इसमें जीपीएस से ट्रैकिंग वगैरह हो जाएगी, डिजिटल में से परिसंपत्ति जो आपका मानचित्रण है वो भी निकल के आ जाएगा, है ना? तो जिससे शहर में जो योजना बनेगी उसमें भी मदद मिलेगी। शहरी योजनाएं जैसे जो पानी बिजली से रिलेटेड बनती है ना? परिवहन के लिए, आवास के लिए और जलवायु अनुकूल अवसंरचना तैयार करने में मदद मिलेगी कहीं ना कहीं। अब इसके लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, चलिए चुनौतियां देख लेते हैं। डिजिटल बहिष्करण और गोपनीयता, सेम वही जैसे डिजिटल विभाजन ऊपर था, वही यहाँ पर डिजिटल बहिष्करण भी लिखा गया है पॉइंट। स्वगणना मोबाइल ऐप स्वामित्व तथा डिजिटल साक्षरता पर निर्भर करता है। अब जैसे स्वगणना करने के लिए आपने बोल दिया कि मोबाइल से जाके खुद से ही आप सब कुछ फिल कर सकते हैं, मगर जब डिजिटल साक्षरता होगी तभी तो आप कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो वाला एग्जाम्पल ऊपर जो लिखा था ना, 24% गाँव में पढ़े डिजिटल साक्षर है या फिर इंटरनेट कनेक्शन है, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ भी आप डाल सकते हैं। या यह उन क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती होगी जहाँ पर महिलाएं और वंचित समुदाय तकनीकी तक पहुंच से पीछे है ना? वही यहाँ पर भी लिखने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं डिजिटल विभाजन को बताने की कोशिश। इसके अतिरिक्त क्या है, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत विधिक रक्षोपाय। अब वही सेम चीज यहाँ पर भी देखिए, जैसे सब डिजिटल ही रहेगा तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू, संभावित डेटा उल्लंघन होगा, संवेदनशील जानकारी। अच्छा, ये संवेदनशील जानकारी में आप तो जैसे प्राइवेसी किसी की हुई उससे रिलेटेड भी इशू होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, मैं एक यहाँ बताता हूँ, जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जैसे मान लो आप शहर में रह रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपके बगल में जो रह रहा है वो कास्ट कौन सी है, ठीक है? मगर जब जैसे ऑनलाइन या फिर लिस्ट वगैरह जारी होगी या फिर आपके बगल में ऑफिसर्स वगैरह आए, आपके घर में जनगणना की, ठीक है, उसमें आपकी जाति लिखी जाएगी और बगल वाले के कान में भी वो चीज चली जाएगी, ठीक है? तो जो अभी जैसे छुआछूत का, जैसे आपका जो बगल का समाज है अगल बगल वाला, वो आपसे छुआछूत पहले नहीं करता था, अगर उसके कान में गया कि आप छोटे कास्ट के हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, मगर कहीं ना कहीं ये होता है, ग्राउंड लेवल पे कहीं कहीं हो जाता है, थोड़े से उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो फिर थोड़ा छुआछूत आपसे करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं संवेदनशील, या फिर आपके साथ कई बार वायलेंस भी कर डालते हैं, है ना? जैसे सब अपर कास्ट, मैं कहना तो नहीं चाह रहा क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, मगर जैसे अपर कास्ट कहीं पर है या फिर वहाँ पर लोअर कास्ट चले गए तो मे भी वायलेंस हो सकता है ना, ऐसी चीजें हो समाज में हो सकती हैं। तो उसी को ये संवेदनशील जानकारी लिख करके एक ही मतलब सिर्फ इतने में ही इसको क्लोज कर देना चाह रहा था। मैं थोड़ा आपके लिए रिवील कर दिया इस चीज को क्योंकि मैंने इसको पहले कहीं पढ़ा हुआ था, है ना? चलिए आगे देखते हैं, जातिगत आंकड़ों की प्रणाली संबंधित जटिलताएं। अब इसमें क्या बोल रहा है? अब जटिलताएं इसमें क्या है? अब जाति तक तो ठीक है, जैसे जाति व्यवस्था चलो मान लो आप जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, आपने मान लिया एक को ओबीसी में रख दिया, जनरल रख दिया, है ना, एससी एसटी रख दिया, आपने चार मेन मेन जाति बना दी, मगर उपजातियों का क्या? उनमें भी तो उपजातियां हैं, उनकी जनगणना आप कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये जटिलता है एक प्रकार से, है ना? तो आप कर ही नहीं पाएंगे, ये दिक्कत बता रहा है कि ये चुनौती आने आ सकती है ना? अब लाखों स्व पहचानों को विश्लेषणात्मक दृष्टि से सार्थक श्रेणियों में परिवर्तित करना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। अब सबसे बड़ी बात, आप जैसे उपजातियां जो होती हैं कई बार पता ही नहीं चलता कि ये कौन से कास्ट में आ रहा है, एससी में आ रहा है या एसटी में आ रहा है ना? तो उस उपजाति को बड़ा कंफ्यूजन सा हो जाएगा, किसी क्षेत्र में वो वाली उपजाति उस मतलब जो इस कास्ट में बिलोंग कर रही है, किसी दूसरे क्षेत्र में वही कास्ट की जातियां और दूसरे में उपजातियां बिलोंग कर रही है ना? बड़ा कंफ्यूजन सा है। तो देखते हैं कैसे होगा। फिलहाल ये चुनौतियां हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। या गहरे, और सबसे बड़ी बात, अब जैसे आपको पता चल गया कि इस क्षेत्र में ये कास्ट के लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो राजनीति भी कहीं ना कहीं उसी तरह से होने लगती है और राजनीति विभाजन भी हो जाता है कि मतलब यहाँ पर इस संख्या के लोग बहुमत में है ना? तो इस क्षेत्र के लोग, जो राजनीति है वो इस कास्ट के बेस पे ही यहाँ की राजनीति तय होने लगती है। ऐसा कई बार होता है, आप देखे होंगे, जहाँ पर जिस जनसंख्या का मतलब जो जाति का बहुमत होता है ना, जब वहाँ का कास्ट रिवील हो जाएगा कि यहाँ पर ये जाति ज्यादा है, तो
कहीं ना कहीं राजनेता भी जो रहते हैं वो उन्हीं को ज्यादा मतलब सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। अब उत्तर दक्षिण तनाव क्या है, चुनौतियां इसमें क्या है? इसमें चुनौती ये है कि दक्षिण राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रण किया है। ठीक है, अब जैसे दक्षिण राज्य में क्या है, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है, स्टेबल हो गई है, कहने का मतलब ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं, बस जो है स्टेबल है। तो अब क्या है, उत्तरी राज्य जो है वो तो मतलब जनसंख्या पे कोई मतलब लिमिट लगा ही नहीं पाए। तो इससे क्या होगा, अगर मान लो जनगणना हुई तो सीट जो परिसीमन आयोग आएगा, तो जो परिसीमन आयोग आएगा तो वो क्या करेगा, जनसंख्या के आधार पे ही बांटेगा सीट को। तो यूपी बिहार में सीटें और ज्यादा मिल जाएंगी, और जबकि दक्षिण राज्य जो रहेंगे उनको सीट कम मिलेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण में तनाव ही तो बढ़ेगा। उत्तर, और जबकि बढ़ा ही है, मतलब परिसीमन आयोग को अभी फ्रीज कर दिया गया है 2026 के लिए, कि इसी वजह से फ्रीज किया गया है। आप जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जहाँ ये पॉइंट है कि दक्षिण भारत के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि मतलब हमारी प्रतिनिधित्व जो है वो सदन में कम हो जाएगी, इस जनसंख्या हमारी लिमिटेड मतलब लिमिटेड है, तो इसी वजह से फ्रीज कर दिया गया था। ठीक है, तो वो तनाव तब भी था और अब फ्यूचर में और बढ़ जाएगा, यही कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है हमारे, एआई गवर्नेंस आर्थिक और आर्थिक समूह, ये एक बॉडी है, शायद इसको बनाया गया है, जिसको हम AIGEG, ठीक, इस नाम से भी जानते हैं, और बनाने वाली जो मंत्रालय है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है, और ये जो बॉडी है ये अखिल भारतीय एआई गवर्नेंस आर्थिक समूह के नाम से गठन किया गया है इसका। ठीक, अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत के लेवल पे किया जाएगा इसमें जो भी होगा। अब ये उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय निकाय है। ठीक है, अभी इसका काम क्या है थोड़ा सा और देख लीजिए। एआई गवर्नेंस के संबंध में नीति निर्माण और विभिन्न संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना। मतलब जैसे मान लो एआई गवर्नेंस, जैसे नीति निर्माण तो मान लो आपका जो भी है गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो बट संगठन के रूप में मान लो कोई भी संगठन हुआ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में, ठीक, उनसे नीति निर्माण के बीच एक कॉपरेशन का काम करेगी, जिससे मतलब ये पता चले कि यहाँ पे डिमांड क्या है और सरकार को कौन मतलब गवर्नेंस के लिए कौन सा नीति बनाना है। ठीक है, अब केंद्रीय संस्थागत ये तंत्र है। अब आगे चलिए, सेम वही चीज यहाँ पर वही लिखा गया है। और ये किसके सिफारिशों में बना है, आर्थिक समीक्षा में, मतलब इकोनॉमिक सर्वे जो आपका आता है उसी में मतलब ये सिफारिश की गई थी कि ऐसी चीज कुछ बन के आनी चाहिए, तो ये बन के आया है। ठीक, इसका अप्रोच क्या है, निर्देश क्या है इसका, संपूर्ण सरकार, होल ऑफ द गवर्नमेंट, दृष्टिकोण इसका होल ऑफ द गवर्नमेंट का है, मतलब संपूर्ण सरकार। आर्थिक सर्वेक्षण में वही यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि ये रेखांकित किया गया था कि एक आवश्यकता है केंद्रीय प्राधिकरण की जो एआई गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दों को सुलझाए, तो इसलिए ये बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे आइए आइए इस तरफ पहले बॉक्स में देख लेते हैं क्या प्रमुख विषय हैं इसके विचार में। मंत्रालय विभागों और क्षेत्र की नियामकों के लिए बीच एआई नीति समन्वयन करेगा। जैसे मैंने बता दिया आपको कि दो बॉडियों के बीच ये मतलब बीच में मतलब मध्यस्थता टाइप करेगा कि क्या जरूरत है, किस पे नीति बनाई जाए या ना बनाई जाए। फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, देखो मैंने दोनों बताया था, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में बताया था कि ये राष्ट्रीय एआई गवर्नेंस पहलों को देखरेख करना है ना, इसका काम है। फिर प्रमुख क्षेत्र में उत्तरदायी एआई नवाचारों को प्रोत्साहन देना। ठीक, नवाचार की जो भी करना इसी का काम है। उभरते हुए जोखिम, ठीक, विनियामक रेगुलेटरी, ठीक, कमियों और विधिक संसाधनों की आवश्यकता को अध्ययन करना। ठीक, एआई गवर्नेंस पर भारत की राष्ट्रीय नीति रणनीति तैयार करना। एआई को अपनाए जाने से श्रम बाजार में मतलब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे एआई सब कुछ कर देंगे, एआई से कर देंगे, तो जो मतलब मानव हस्तक्षेप रहेगा, जैसे कोई मशीन है उसको एआई द्वारा कर देंगे, तो श्रम मतलब जो लेबर फोर्स है उन पे क्या दिक्कत आएगी, मतलब उनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उन पे योजना बनाई जाए या फिर विकसित किया जाए, है ना। डेटा कौशल कानूनी तत्परता के आधार पर उपयोग के मामलों को परिनियोजन, प्रायोगिक परीक्षण और आस्थगन करना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि संरचना के बारे में। ये तो संरचना में ये 10 सदस्यीय निकाय है। ठीक, अध्यक्ष कौन है, मंत्री है, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। ठीक है,
उपाध्यक्ष रूप में राज्य मंत्री हैं। ये चीजें आप यहाँ से ज्यादा याद करने की कोशिश किया करिए कि अक्सर अध्यक्ष जो होते हैं वो मंत्री ही होते हैं, केंद्रीय मंत्री, और जो उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं वो कहीं कहीं राज्य मंत्री होते हैं। ठीक। अन्य अध्यक्ष में क्या है, जैसे विशेषज्ञ आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब विशेषज्ञ में जैसे कौन कौन आ रहे हैं, जैसे कोई प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, सीईए, सीईए मतलब मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक। ये भी कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, बनते हैं। नीति आयोग के सीईओ, ठीक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सभी मतलब विशेषज्ञ के रूप में आएंगे यहाँ पर। और विशेषज्ञ सहायता देने वाली कोई बॉडी है तो वो है प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञ समिति, टीपीईसी। ठीक। ये है जो इसको मतलब सहायता देगी, टेक्निकल सपोर्ट देने वाली। जैसे जो बॉडी है उसको ये सपोर्ट देगी, जैसे इसमें जो भी नए नए जोखिम है या फिर नियामक कानून है, खामियां क्या क्या है, तो उसके लिए तकनीकी सलाह देने वाली ये बॉडी है। जैसे हमारा इसरो हो गया या फिर डीआरडीओ हो गया, तो ये सब अभी डिफेंस से रिलेटेड भारत सरकार को मतलब देते रहते हैं सुझाव कि आप ऐसे ऐसी चीजें डेवलप करिए, डेवलप करवाइए हमसे। तो वैसे ये बॉडी है जो इसको टेक्निकल सपोर्ट करेगी कि आप ऐसे से बनाइए। ठीक है। अब आगे चलिए, भारत की एआई गवर्नेंस की रणनीति क्या है। तो नीति आयोग के द्वारा क्या कहा गया है, राष्ट्रीय एआई रणनीति 2018 बनाया गया था, जिसमें क्या है, सभी के लिए एआई। ठीक, ये उसका मोटिव होगा या अप्रोच है ना, दृष्टिकोण है उनका। ठीक। समावेशी विकास और इंडिया एआई मिशन जैसे पहलों के माध्यम से एआई प्रणाली के लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देती है। ठीक। तो ये नीति आयोग के द्वारा नंबर 1 था। अब 7 सिद्धांत क्या है रणनीति के तहत, है ना। 7 सिद्धांत में जैसे विश्वास, जन केंद्रित, जिम्मेदार नवाचार, समता, फिर जवाबदेही और समझदारी, फिर सुरक्षा और समुद्रशीलता, संधारणीयता। ठीक। अब उसके बाद और क्या रणनीति में है, तीसरा है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डीपीआई का फुल फॉर्म, के साथ एकीकरण। ठीक। एआई का एकीकरण, जैसे सीसीटीवी कैमरा है या फिर कुछ भी चीज है जिसमें मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो उसमें एआई को मिला देना, तो उससे फायदा ये होगा कि चीजें थोड़ी सी और ज्यादा सुगम हो जाएंगी, है ना। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं, ये खत्म हो गया। दूसरा आइए देखते हैं टॉपिक क्या है। सब टॉपिक है, एक का सब टॉपिक ही है ये। संविधान 131वां संशोधन विधेयक था जो पारित नहीं हो सका लोकसभा में, ये कहना चाह रहे हैं। अभी एक विफल हुआ था, आपको भी पता होगा। अब पारित ना होने की वजह क्या है, मेन मुद्दा तो यही है कि पारित होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है किसी भी बिल को पास होना है। तो अगर वो विधेयक अगर इतना नहीं ला पाता है तो विफल हो जाता है। ठीक है। ये हमारे यहाँ का, जैसे आप लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें नियम है, पढ़ लीजिएगा। तो नहीं हो पाया, मतलब उतनी बहुमत नहीं मिल पाई तो पारित नहीं हो पाया। अब आइए, मगर उस बिल के बारे में भी तो पढ़ना है हमें। न हो पाने के बाद केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक 2026 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक को वापस ले लिया। ठीक। अब ये पारित नहीं हुआ, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो परिसीमन विधेयक 2026 था और संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक 2026 वापस ले लिया गया। मतलब अब पारित नहीं होगा तो वापस ही लेना पड़ेगा ना। अब ये कहीं ना कहीं जो परिसीमन विधेयक था, इसमें मतलब ज्यादातर दक्षिण वाले भी जो राज्य थे, उन्होंने इसको पारित करने से मतलब वोटिंग नहीं की थी उसमें, क्योंकि वही ऊपर बताया था ना, उत्तर दक्षिण तनाव। तो उसी की वजह से ये भी रुक गया और ये भी रुक गया, दोनों रुक गए, है ना। अब आगे चलिए, इस विधेयक का कड़ा विरोध इसलिए किया गया कि लोकसभा में 2011 की जनगणना के आधार पर, ये देखिए वही जो मैं ऊपर आपको उत्तर दक्षिण पूर्वोत्तर राज्यों की प्रतिनिधित्व में कम कर सकता था। ठीक। तो वही दक्षिण उत्तर तनाव मैं आपको बता ही रहा था। और एक याद कर लीजिए कि पूर्वोत्तर राज्य में भी यही इशू है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पूर्वोत्तर का कोई राज्य है जहां पर राज्यसभा में सिर्फ उसको एक सीट दी गई है। तो अब वो एक सीट दी गई है, मान लो वहां की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि शायद वो एक सीट भी ले ली जाए, तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा ना उनका। तो इसलिए जो भी जितने भी वहां पर जो हमारे सांसद थे, जैसे दक्षिण के जितने सांसद थे या पूर्वोत्तर भारत के, तो उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने वोटिंग नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये पास नहीं हो पाया। अब आगे आइए देखते हैं क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो इसमें ये प्रोविजन था कि लोकसभा में सदस्यों की सीट जो है वो बढ़ाई जाती। जैसे अभी वर्तमान में 543 है,
बढ़ाकर 850 कर दी जानी निश्चित की गई थी, जिसमें से 1815 जो था सदस्य वो राज्य राज्य मतलब से आते, और 35 जो थे हमारे केंद्र शासित प्रदेश, एक प्रकार से मान लीजिए सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से आते। ठीक, यूटीज जिसको बोलते हैं, जैसे हमारी दमन दीव या फिर और भी जितने हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, इन सब क्षेत्रों से आते हैं ना, दिल्ली हो गई। तो मगर क्या हुआ, पास ही नहीं हुआ तो नहीं आ सकते हैं ना, फिर कभी फ्यूचर में मान लो पास वगैरह हो गए तो ये सब आ सकता है। और दूसरा चीज क्या था, 334 ए में अनुच्छेद 2 जो है उसमें संशोधन का प्रस्ताव था। ऐसा क्यों था, जैसे मैंने बताया आपको, परिसीमन आयोग यहाँ पर देखिए बहुत मतलब मिलता जुलता है। जैसे परिसीमन आयोग नहीं पास होगा तो मैंने आपको बताया था ऊपर, जो हमने नारी वंदन अधिनियम पढ़ा था, वो आरक्षण नहीं मिल पाएगा, 1/3 है ना, जो आरक्षण थी वो मार्ग प्रशस्त करता, मगर अब संशोधन ही नहीं हो पाएगा तो इनको आरक्षण नहीं मिलेगा महिलाओं को, है ना। तो वही है, देखिए 116 जो 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था वो मतलब पेश किया गया था, मगर पास ही नहीं हो पाया क्योंकि बिल ही नहीं मेन पास हुआ। फिर अनुच्छेद जो 82 है उसमें संशोधन का प्रस्ताव था। अब अनुच्छेद अनुच्छेद 82 क्या कहता है, ये कहता है अगला परिसीमन अभ्यास वर्ष 2026 के बाद आयोजित पहली जनगणना के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और ये अनिवार्य करता है ना। तो ये भी संशोधन प्रस्ताव नहीं हो पाया। अब इस प्रावधान को हटाने से 2026-27 की जनगणना से पहले ही उपलब्ध पुराने आंकड़ों का उपयोग करके परिसीमन करना संभव हो जाएगा। ऐसा था कि मतलब कि अगर हो जाता, बिल पास हो जाता, तो इससे पहले के जितने जो डाटा थे उसके बेसिस पे, जैसे मान लो 2011 का ही सेंसस ले लेते, उसके बेस पे परिसीमन संभव हो जाता, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल 200 368 के तहत ये बता संविधान संशोधन कैसे होता है वो बताने की कोशिश की गई है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि अगर आप जैसे जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहीं से इसे देख लेना, कुछ खास तो नहीं है। बस पहले में तो यही बताया गया है, मतलब वही प्रोसेस बताया गया है। पहले वही सदन में विधेयक को पा दो, सदन में से किसी में भी सदन में, किसी भी सदन के मतलब राज्यसभा या लोकसभा में पेश करना, फिर बहुमत प्राप्ति, फिर अगर राज्य का कुछ चीज मतलब राज्य से रिलेटेड है तो राज्य द्वारा उसमें अनुसमर्थन लेना। अब राज्य चाहे माने या ना माने, करना तो सदन को, संसद को ही है, तो पास कर ही देता है लास्ट में, है ना, जो उनके मन में आता है। तो इसे आप जहाँ से पढ़ रहे हैं आप लक्ष्मीकांत वगैरह वहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ उतना डिटेल में नहीं दिया गया है। बस आप आर्टिकल पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, 334 ए अनुच्छेद क्या कह रहा है। ठीक, और अनुच्छेद आपका जो 82 यहाँ पर दिया गया है। अब परिसीमन विधेयक 2026 के बारे में मतलब बताया जा रहा है, जो ऊपर निरस्त कर दिया गया था। अब इसमें लिखा गया है कि इसका उद्देश्य परिसीमन अधिनियम 2002 निरस्त करना था। ठीक है, उसके स्थान पर नया कानून लाना था। तो ये कहीं ना कहीं अभी वही पुराना वाला चला आ रहा था 2002 का, उसको ये निरस्त करता और नया परिसीमन आयोग लाता। ठीक, गठन करता और या फिर उसको परिसीमन करवाता। परिसीमन आयोग, इसके तहत केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करेगी। ठीक, इसकी अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। अध्यक्षता जो है, देखिए ये चीज जरूर आप याद रखिए, जैसे परिसीमन आयोग का मतलब बॉडी है तो उसमें कौन कौन से मतलब सदस्य होते हैं, कौन नहीं होते हैं, और कितने साल मतलब जैसे कितने दिनों के लिए की जाती है, कौन उसको अपॉइंटमेंट करता है। जैसे यहाँ पर केंद्र सरकार लिखा गया है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही गठन करती है। ठीक है, और उसको अध्यक्षता कौन करते हैं उसकी, उच्चतम न्यायालय के वर्तमान में कोई न्यायाधीश हो या पूर्व में कोई रह चुके हो, रिटायर हो गए हो, वो करते हैं ना। इसमें यहाँ स्पष्ट किया गया था कि परिसीमन आयोग के गठन के समय प्रकाशित नवीनतम जनगणना के आधार पर होगा। ठीक, तो नवीनतम जनगणना जो होती परिसीमन आयोग के गठन के टाइम पे, उसी के बेसिस पे ये मतलब परिसीमन करना तय हुआ था, मगर ऐसा अब हो ही नहीं पाएगा। इसका सीधा अर्थ था कि 2011 की, देख लीजिए मैं बोल ही रहा था, ऊपर गेस मार रहा था कि 2011 की जनगणना का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर लिख भी दिए गए हैं। अब दूसरा जो संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक था 2026 का, दो ही तो थे, जैसे आपको मैं दिखा दूं, आप मतलब सोच रहे होंगे क्या है ये।
देखिए जैसे ये पास नहीं हुआ आपका, ये वाला बिल 131वां संशोधन विधेयक नहीं पास हुआ, तो ये बताया गया था ना, परिसीमन विधेयक वापस ले लिया गया था और ये वाला विधेयक वापस ले लिया गया था, तो यही दोनों बिल के बारे में नीचे यहाँ बताया जा रहा है। देखिए परिसीमन विधेयक बिल हमने पढ़ा, अब यहाँ पर क्या है, संघ राज्य क्षेत्रीय संशोधन विधेयक है ना। तो अब ये वाला तो पढ़ लिया, इसमें क्या था वो डिटेल भी पढ़ लिया कि क्या क्या मेन मेन प्रोविजन मतलब चेंजेस होने वाले थे। अब इसमें क्या था कि दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जैसे संघ राज्य जो है क्षेत्र में लागू कर रिलेटेड, मतलब जो लागू करने के लिए परिसीमन थे या फिर जो भी इनमें मतलब बदलाव होना था वो रुक गए। ठीक, इस विधेयक में इस चीजों से रिलेटेड प्रोविजन थे। अब देखिए दूसरा क्या है, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन नियम 2026 अधिसूचित किए। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, तो करने वाली जो मंत्रालय है उसे देख लीजिए, अक्सर ऐसी मतलब याद कर लीजिए, मतलब ऑनलाइन गेमिंग हुआ, ऊपर भी देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी रहता है उसको सूचना वूचना से रिलेटेड वो एमआईटी ही लीड करती है, जैसे इसको हम एमआईटी बोलते हैं। तो अब देखिए ये इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे करके इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसमें क्या था, ये नियम ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन प्रो अधिनियम 2025 को क्रियान्वयन की रूपरेखा प्रदान करते हैं। ठीक, ये जो ये बना हुआ था अधिनियम, उसी के लिए उसी की ये रूपरेखा के रूप में नियम बनाए गए हैं या फिर इनको इन्फोर्समेंट किया गया है। ठीक, लागू किया गया है। अब इसमें प्रावधान क्या क्या थे वो देख लेते हैं। भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण, ठीक, तो ये कहीं ना कहीं एक बॉडी का निर्माण किया जा रहा है। माइटी के एक संबंध कार्यालय के रूप में गठित किया गया है। ठीक, तो ये मतलब कोई है संस्था है उसको बनाया गया है, प्राधिकरण है। तो इसका कार्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में, सीधी बात। संरचना 6 सदस्य हैं। ठीक, और इसको अध्यक्षता इसको कौन कर रहे हैं, तो इसको सचिव कर रहे हैं, एडिशनल अपर सचिव, जो कि माइटी के ही है, मतलब आपके जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है आपका, उसी के जो सचिव हैं अपर एडिशनल, वही इसको अध्यक्षता इसकी कर रहे हैं। कार्य क्या क्या है, शिकायतों की जांच करना, अनुपालन आदेश जारी करना, ऑनलाइन मनी गेम्स की सूची प्रकाशित करना। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो यही देखिए, ऑनलाइन मनी गेम्स, जैसे जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह कर रहे हैं उसकी लिस्ट उसको बताना कि ये ऑनलाइन गेम्स मतलब जोखिम भरा है या नहीं है, ये सब डिसाइड करने का काम इसी का है। ठीक है, ऑनलाइन गेम्स का निर्धारण करना, वही डिसाइड करने का मैंने जैसे बताया। ठीक, मनी गेम है या नहीं है, वही सेम। उदाहरण के लिए जैसे शुल्क का भुगतान करना, उस गेम में शुल्क का भुगतान करना और क्या उसमें पैसे जीतने की उम्मीद होती है, इन आधारों को वर्गीकरण, इन आधारों पर उसको वर्गीकरण करना कि जोखिम भरा है या सही है या नहीं है, ये सब काम किसका है, प्राधिकरण का है। ठीक है, अब ऑनलाइन गेम्स का पंजीकरण, अब रजिस्ट्रेशन भी यही इन्हीं को करना है। अब रजिस्ट्रेशन में कैसे क्या है, तो सभी ऑनलाइन गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। पहला तो ये देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में ये लिख के है कि सभी ऑनलाइन गेम्स हैं उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है या नहीं है, तो आपको याद रहना चाहिए नहीं है। ठीक, कुछ विशेष ही हैं। अब अनिवार्य किसके लिए है, ठीक, केवल उन गेम्स के लिए अनिवार्य है जो जोखिम से भरे हों। ठीक, जोखिम स्केल हो, लेन देन मूल स्रोत के आधार पर अधिसूचित किया गया है। ठीक, इसमें जोखिम हो मतलब दिक्कत आए, उन सब चीजों को अनिवार्य कर दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा आपको, मगर सबके लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, सभी ई स्पोर्ट, इसको ध्यान से देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन मतलब यूपीएससी फंसाता है, शुरू में सभी लगा देगा, है ना, अनिवार्य लगा देगा, नहीं है, है, ऐसे छोटे छोटे मतलब कीवर्ड्स आप हाईलाइट जब क्वेश्चन पढ़े तो जरूर कर लें, इन्हीं में फंसाता है। तो इसमें जैसे लिखा है सभी ई स्पोर्ट के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, तो अब अगर ई स्पोर्ट बोल दिया और पंजीकरण पूछ लिया तो अनिवार्य सबके लिए है। ठीक है, तब तो सही है। मगर जब ऑनलाइन गेम्स, सभी ऑनलाइन गेम्स अगर लिख के आ गया पंजीकरण अनिवार्य है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा पॉइंट्स निकालना है। अब आगे आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उपयोगकर्ताओं के लिए रक्षोपाय क्या है, सुभेद उपयोगकर्ता, जैसे विशेषकर बच्चे बच्चे भी खेलते हैं ऑनलाइन गेमें वगैरह बहुत खेलते हैं ना, तो उनके लिए सुरक्षा के उपाय थोड़ा किया गया है। तकनीकी, प्रक्रियात्मक और परिचालन, व्यवहारिक सिस्टम से जुड़े मतलब रक्षोपाय किए गए हैं। दो स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र है, एक तो मतलब आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र है,
जो कि मतलब सेवा प्रदाताओं द्वारा ही स्थापित किया गया रहेगा। दूसरा अपीलीय प्राधिकरण है, जो कि सीधा वही सचिव के पास ही आप डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। ठीक। और शिकायत आपकी जो है 30 दिनों में भीतर सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है। दंड प्रवर्तन क्या है? सभी जो भी कार्रवाई आपकी रहेगी वो डिजिटल फॉर्म में ही की जाएगी। भौतिक रूप से आपको कुछ ही केसेस में अगर अनिवार्य हुआ, तब आपको मतलब फिजिकल रूप से वहां पर जो भी केसेस वगैरह रहेगा रहेगा आपके खिलाफ, या आपके द्वारा जो मतलब अपील की जाएगी, तो रेयरली केसेस में आपको बुला करके भौतिक रूप से बुलाया जाएगा, नहीं तो सब कुछ ऑनलाइन ही आपका केस वगैरह चलेगा। अब शिकायत प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर कार्रवाई, जैसे अपील वगैरह करना है, तो कुल मिला के आपको 90 दिन में पूरी करनी है, मतलब आपकी कार्रवाई पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा इसमें नियम है। अब जैसे ऊपर दिया था कि मतलब 2025 में जो अधिनियम आया था, उसको ये लागू करने के लिए कुछ नियम मतलब अभी सरकार ने निकाले हैं। तो ये अब इसके बारे में देख लेते हैं कि 2025 में क्या नियम थे, जिसको मतलब अब सरकार अब लागू कर रही है। तो इसमें यह कानून हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम पर रोक लगाता है। ठीक है। और उपयोगकर्ताओं को प्रलोभन वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे जो प्रलोभ करते हैं कि वित्तीय मानसिक मतलब जैसे सामाजिक, जैसे वित्त से रिलेटेड जो वो करते हैं ना, प्रवोक करते हैं, आइए प्रलोभन देते हैं कि हमें आपको इतना लाख जिता देंगे, वो कर देंगे। तो उससे क्या होता था कि मतलब आप हारते थे तो आपका वित्तीय नुकसान होता था, आप टेंशन में चले जाते थे। सामाजिक मतलब दिक्कत, मतलब जैसे आप दिन भर गेम ही खेल रहे हैं तो समाज से आपका कटाव भी हो जाता था। तो इन सब नुकसानों से बचने के लिए इसमें मतलब नियम बनाए गए थे। और ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक सुरक्षित और विकास उन्मुख वातावरण तैयार किया करता है। ठीक। ई स्पोर्ट जो होते हैं उनके लिए भी इसमें थे, और ऑनलाइन सोशल गेम्स में भी मतलब जो भी सुरक्षा थी उसके बारे में भी इसमें प्रावधान है। या भारत को वैश्विक गेमिंग और नवाचार के केंद्र के लक्ष्य के साथ साथ समाज को जोखिम से बचाने पर भी ध्यान देता है। मतलब एक तरफ तो हम वैश्विक गेमिंग जो भी चल रही है उसमें मतलब अच्छा क्या कर सके कि हमारा गेमिंग जो सिस्टम है वो प्रमोट हो सके। ठीक है। सरकार उसमें मतलब भारत उसमें महारत भी हासिल करे, और उसके साथ साथ समाज पे कोई जोखिम में ना आए। तो इन दोनों को बैलेंस करके ये जो अधिनियम था वो लाया गया था, जैसे मतलब अच्छा खासा गेम भी अपने यहाँ पर गेमिंग कल्चर भी डेवलप हो, और साथ साथ मतलब किसी पे कोई जोखिम भी ना आए। तो उससे रिलेटेड ये आपका ऊपर का जो अधिनियम था वो था 2025 का। आइए आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं, मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक। तो मनोनीत सदस्य क्या, इसमें मतलब क्या क्यों सुर्खी में है? तो पहली बार, देखिए फिर से ऐसी चीजों को थोड़ा ज्यादा याद रखा करिए, ऐसी चीजें आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं जो पहली बार हो रहे हैं। ठीक है। तो एक मनोनीत सदस्य लगातार तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुना गया है। ठीक। तो राज्यसभा का उपसभापति आप अच्छे से आपने लक्ष्मीकांत की किताब में पढ़े होंगे, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो दिया गया है हम उसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से उपसभापति का चुनाव किया जाता है। ठीक है। तो ये अनुच्छेद आप जरूर देख लीजिए। जब सभापति का पद रिक्त होता हो या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तो उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ये भी आपको पता है, जब मतलब आपका सभापति है वो मतलब राष्ट्र उपराष्ट्रपति की तरह कार्यरत है, तो फिर जो उसकी सीट खाली है तो उसको उपसभापति ही काम करता है ना। तो ये तो मतलब बेसिक चीज है, आप पढ़ लेंगे उसमें। अब ये पूरा यहाँ पर क्या क्या काम है, थोड़ी सी शक्तियाँ आइए देख लेते हैं। संरचना जैसे दिया गया है राज्यसभा के बारे में, तो सीटें कितनी होती है, सदस्य कितने होते हैं, 200 250 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो 12 मनोनीत होते हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। यह नामांकन किस क्षेत्र में होता है? तो साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन चार क्षेत्रों में जो मनोनीत सदस्य होते हैं, इन चार क्षेत्रों से अगर वो बिलोंग कर रहे हैं तो उनको एज अ मनोनीत कर लिया जाएगा राज्यसभा के सांसद के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया गया था, जब मतलब वो क्योंकि वो बहुत अच्छे क्रिकेटर है ना, प्लेयर हैं, तो उनको यहाँ पर मनोनीत किया गया था। अब तो मालूम नहीं है या नहीं है सदस्य, मुझे नहीं मालूम, तो उनको भी किया गया 2 बार। जैसे पीटी उषा भी है रनिंग के लिए बहुत मतलब बहुत मानी जानी प्लेयर थी स्पोर्ट की, तो उनको भी सांसद बनाया, अभी भी शायद हाल में है शायद से वो। तो ऐसे मतलब मनोनीत किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको अब आज जाकर के घर पे ये भी देखना है कि जो मनोनीत ये हमारे संसद के लिए है,
और जो विधानसभाएं होती है उनमें जो मनोनीत वाला काउंसिल्स होते हैं, परिषद होते हैं, उनमें मनोनीत के लिए कौन कौन से चीजों पे मनोनीत किया जाता है। जैसे यहाँ साहित्य है, विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है, वहां पर एक और चीज जुड़ जाती है। वो क्या है, उसको आप जरूर जाके देखिए। अब शक्तियां क्या क्या है, मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों जैसे जो बने हैं सभापति, उनकी शक्तियां क्या है, बहसों और चर्चाओं में पूरी तरह से भाग लेना। जैसे मनोनीत जो सदस्य हैं वो पूरी तरह से मतलब बहस कर सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचनों में मतदान नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपको लिखा हुआ है आपके लक्ष्मीकांत में, नहीं है तो जरूर याद कर लीजिए, इसी में बहुत फंसाया जाता है यूपीएससी में। तो मतलब राष्ट्रपति में ये जो निर्वाचन होता है उसमें मतदान नहीं कर सकते, इनको नहीं अलाउ है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों में मतदान कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। यही 2 पॉइंट में फंसा लेता है यूपीएससी अक्सर। यूपीएससी नहीं तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह जो देखते हैं इन्हीं में बहुत फंसाया जाता है। पद ग्रहण करने के लिए 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। के भी ये जैसे 6 माह के भीतर लिखा है ना, भीतर में कर सकते हैं, उसके बाद अगर यहाँ लिख के आता पॉइंट तो नहीं कर सकते, तो गलत हो जाता है। ठीक है, अब तक कोई भी मनोनीत सदस्य मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं रहा है। ठीक, ये भी एक फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। सब कुछ याद नहीं होगा, बस ऐसे ही थोड़ा सा पढ़े रहिए, तो कभी फ्यूचर में जैसे कभी आपने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में कुछ ना कुछ तो उसमें आइडिया लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, बस इतना ही होता है। अभी न्यायाधीश जी थे, महोदय जी थे, उनको थोड़ा हटाने के लिए प्रक्रिया कुछ हुई थी, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जैसे न्यायमूर्ति हमारे यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। तो थोड़ा सा इनका थोड़ा कुछ शायद मतलब कुछ था, इशू था इनका, जिसकी वजह से मतलब इनके ऊपर मतलब केसेस थोड़ा आ गए थे, कुछ पैसे वैसे के रिलेटेड। तो इन्होंने मतलब महाअभियोग इनके ऊपर चलने वाला था, तो उसके चलने से ही पहले शायद इन्होंने अपना खुद से ही त्याग पत्र दे दिया। ये देखिए, उन्होंने अपने खिलाफ शुरू की गई, देखिए, हाँ ये देखिए, महाभियोग कार्रवाई से खुद को अलग कर लिया है। दूसरा चीज यही, कार्रवाई चल रही थी इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। मगर ये वो भी बता रहा है कि जब कार्रवाई चल रही थी तो उन्होंने खुद को मतलब अलग भी कर लिया था कार्रवाई से, क्योंकि एज अ जैसे न्यायाधीश है ना, तो न्यायाधीशों का ही वो जैसे प्रोसेसिंग वगैरह में, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा और डिटेल में कि कैसे मतलब न्यायाधीश को चुना जाता है जांच करने के लिए। तो उससे अपने आप को कह रहा है कि अलग कर लिया, मतलब कटाक्ष कर लिया गया था कि मेरे ऊपर ही केस चल रहा है और मैं कैसे उसका मतलब जज बन करके जजमेंट दूं, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपने फेवर में भी ले सकते हैं केस को। तो इसलिए वो अपने आप को अलग कर लिए थे, तो ये अच्छी बात है किए थे। अभी तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया। तो ये तो एक फैक्ट ही है और ये लगभग याद भी रहता है, क्योंकि ये लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को पद से हटाने की यहाँ प्रक्रिया, आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 है, 218 है। 124 के तहत आपके उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए महाभियोग का नियम है, और उच्च न्यायालय के लिए महाभियोग का नियम क्या है, देखिए, ये जैसे 124 इसके लिए है, 218 उच्च न्यायालय के लिए, ठीक है। अब इसमें प्रावधान क्या है, जैसे न्यायिक जांच अधिनियम 1968 में आया था, उसी की प्रक्रिया के थ्रू ये महाभियोग प्रक्रिया चालू होती है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है। ठीक, शुरुआत पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या फिर राज्यसभा, शुरुआत कैसी होती है, लोकसभा या राज्यसभा में सभापति को प्रस्ताव एक पारित करके मतलब जो वहाँ के मेंबर होते हैं वो देते हैं। अब उस पारित जो प्रस्ताव रहता है उसमें जैसे कितने लोगों के हस्ताक्षर चाहिए, तो जैसे कि लोकसभा से 100 लोगों के सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए, राज्यसभा से 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य है। ठीक है, इसका मतलब चाहिए ही चाहिए आपको, अगर प्रस्ताव देना है सभापति को, इंट्रोड्यूस करना है, तो कुल मिला के आपको यहाँ से 100 और यहाँ से 50 लोगों का हस्ताक्षर चाहिए, तभी वो सभापति द्वारा मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो सभापति उसको मतलब नहीं ले सकते उस प्रस्ताव को। ठीक है, अब आगे चलिए, जांच कैसे होती है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, न्यायाधीश वगैरह होते हैं जांच करने के लिए, तो एक जांच कमेटी का गठन होता है, जैसे 3 सदस्यीय समिति होती है। तो ये जांच समिति जो होती है, ये जांच करती है कि वो न्यायाधीश दोषी है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो जांच कमेटी बनती है इसमें भी मतलब न्यायाधीश ही होते हैं एक दो, तो
इससे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। यही कहना चाह रहा था ऊपर, वही मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। यदि यह समिति जांच में पाती है कि न्यायाधीश दोषी है, फिर सदन क्या करेंगे, दोषी पा गई, फिर उसके बाद सदन में फिर से प्रस्ताव वही रखा जाएगा और दोनों सदनों से फिर उसको पास कराया जाएगा। और पास होने का जो मतलब कंडीशन है वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। उसके बाद जब ये पास हो जाएगा, अगर पास हालांकि अभी तक नहीं हुआ है, एक शायद केस था जिसमें मतलब इंदिरा गांधी के आसपास समय काल के दौरान एक कोई थे, मतलब जज थे, न्यायाधीश थे, उनके ऊपर महाभियोग का जो केस था वो चलने वाला था, मगर उस टाइम भी मतलब वो पास ही नहीं हो पाया। ठीक है, तो जब ये प्रस्ताव पास हो जाए, पहली बात तो यही बड़ी बात होती है कि विशेष बहुमत से पास हो जाए, पास हो जाता है तो राष्ट्रपति मतलब आदेश जारी करते हैं, तब जाके आपके न्यायाधीश जो हैं वो अपने पद से हटते हैं। अब यहीं पर मैं आपको एक पॉइंट और इंक्लूड करना चाहूंगा, इंक्लूड ये करना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति का हटने का जो है उसमें कोई आदेश जारी करता है या सदन द्वारा जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप जाइए राष्ट्रपति का जो महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसको एक बार देखिए, वहां पर क्या लिखा है। तो ये कहीं ना कहीं दो पॉइंट मिलते हैं मगर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर आदेश जारी करने के बाद राष्ट्रपति को निकाला जा मतलब सॉरी निकाला नहीं, माय मिस्टेक, हटाया जाता है। राष्ट्रपति को नहीं, न्यायाधीश को, ठीक है, आदेश जारी करने के बाद हटाया जाता है। और वहां पर क्या है राष्ट्रपति को देखेंगे तो जहां जैसे ही इस प्रस्ताव सदन में पारित होता है तो राष्ट्रपति को खुद अपना मतलब पद छोड़ना पड़ता है, ऐसा कुछ वहां पर लिखा मिलेगा आपको। तो जरूर जाके आप चेक करिए, यहाँ पर भी आपको मतलब यूपीएससी थोड़ा फंसा सकता है। न्यायाधीशों द्वारा स्वयं को मामले की सुनवाई से अलग करना। ठीक है, अब रिक्यूजल ऑफ जजेस। अब जैसे वही, जैसे अब ऊपर महाभियोग जो उनके ऊपर कार्रवाई चल रही थी, तो न्यायाधीश ने अपने आप को वहां से अलग कर लिया था, तो उसी को यहाँ पर थोड़ा विस्तृत जानकारी बताने की कोशिश की जा रही है। और हालांकि उससे रिलेटेड नहीं है, ये दिल्ली के पूर्व जो सीएम थे हमारे, उनके ऊपर जब केस चलने लगा तो पुराने कोई न्यायाधीश थे, वो अपने आप को मतलब स्वयं को अलग कर लिए थे। ठीक है, वो क्यों किए थे अब वो थोड़ा आगे उसके बारे में भी जानते हैं, पहले ये जान लेते हैं क्यों मतलब अलग क्यों करते हैं ऐसा, मतलब हट जाते हैं न्यायाधीश, नहीं जजमेंट देते या फिर उस मतलब जो बेंच होती है उसमें नहीं बैठते जाके, किस वजह से। तो इसका तात्पर्य हितों के संभावित टकराव या कथित पूर्वाग्रह। ठीक, जैसे हित हो, जैसे मान लो आपका कोई मित्र है तो आप अपने मित्र के खिलाफ अगर आप जज हैं तो हो सके आप मित्र के सपोर्ट मतलब सपोर्ट में कोई केस का जजमेंट दे दें, तो इसकी वजह से क्या करते हैं जज जो होते हैं वो अपने आप को हटा लेते हैं कि मैं नहीं जा रहा, आप लोग दूसरे कोई जज चला जाए इसका मतलब जजमेंट दे दें, है ना, ऐसा। तो इसलिए मतलब हितों का टकराव हो रहा है या फिर कोई पुराना पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह का मतलब जैसे जैसे आपने पहले से ही, कई बार ऐसे भी होता है जैसे आपने पहले से ही उसके बारे में गलत चीज सुन रखा है कि वो बहुत गलत है, भले उसने उस दिन गलती ना की हो मगर आपका माइंड सेट वैसा बना हुआ है कि वो गलत ही होगा, पक्का होगा। ठीक है, बल्कि उसने उस दिन अपराध नहीं किया है, तो आप पूर्वाग्रह के बेसिस पे आप उसको कड़ी कार्रवाई सुना देते हैं, ऐसा भी कई बार होता है। तो इसलिए न्यायाधीश अपने आप को ऐसे मामलों में से हट जाना ही मतलब ज्यादा बेहतर समझते हैं। आइए उद्देश्य देखते हैं, इससे क्या होता है, निष्पक्ष प्रक्रिया हो पाती है, क्योंकि भाई आप हट गए तो जो जो नया जज आएगा वो तो उसको कुछ नहीं नॉलेज है, वो तो सिर्फ केस के हिसाब से खंगालेगा पूरे केस को और उसके हिसाब से अपना जजमेंट देगा, है ना। न्यायालय प्रशासन में लोग विश्वास भी बना रहेगा, क्योंकि भाई अगर दोस्त ही जज है और दोस्त अपराधी भी है तो फिर जो लोग रहेंगे वो सोचेंगे कि दोस्त दोस्त आपस में तो सलाह मशवरा करके बरी बरी कर दिया गया, इनको सजा ही नहीं दिया गया, तो जन विश्वास जो है वो उठ जाता है ना। तो न्यायिक तटस्थता भी बढ़ावा मतलब बनी रहती है आपकी। अंतर्निहित सिद्धांत में क्या है, पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम पर आधारित है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उस मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए जिसमें उसका स्वार्थ हो, वही जो मैं आपको ऊपर बताना चाह रहा था। ठीक है, सॉरी। विनियमन, भारत में विनियमित करने वाले कोई संहिताबद्ध नियम नहीं है। अच्छा हाँ, इसके लिए कोई भी नियम नहीं है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। लिखित में नहीं है, वैसे अपने मन से करते हैं। अब पूर्व में उदाहरण देखेंगे तो ये केस एक था रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ में, एक चंद्र प्रभा बनाम भारत संघ में था। ये सब केस है जहाँ पर
न्यायाधीशों ने खुद को मतलब अलग कर लिया था मामलों से, है ना। अब आगे देखिए क्या है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, सीपीए, ये भी आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट चैप्टर जब आप पढ़ते हो पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत से, तो उसके थोड़ा सा पीछे शायद से सब पार्लियामेंट खत्म करने के बाद ये अलग एक टॉपिक है। अब हाल ही में क्या हुआ, जहां पर शायद वो स्पीकर के बारे में पढ़ाया गया है, शायद उसी के आसपास में ये भी है। हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन जोन सातवां का पहला सम्मेलन राष्ट्रीय संसदीय संघ के बारे में। मुख्यालय कहाँ पर है आप देख लीजिए, लंदन में है। स्थापना 1911 में हुई थी। अंतरराष्ट्रीय अंतर संसदीय संगठन, इसके मतलब राष्ट्रमंडल जो है, इसके भीतर ही एक ऐसा सदन संगठन भी बनाया गया है ना। उद्देश्य क्या है, संसदीय लोकतंत्र और सुशासन को बढ़ावा देना। ठीक, ये इसका उद्देश्य है। सदस्य कितने हैं, 180 राष्ट्रीय, राज्य और प्रांतीय विधायिका शामिल है। अब राष्ट्रीय 180, मतलब टोटल 180 हैं। अब उसमें राष्ट्रीय भी कई हैं, कई राज्य भी हैं, कई प्रांतीय विधायिका भी हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ से हम भारत राष्ट्र हैं तो हम ज्वाइन किए हैं। तो जैसे कहीं पर कोई किसी देश में हो सके राज्य को भी विदेश नीति के तहत अलाउ हो कि वो जा करके विदेश नीति में मतलब विधि निर्माण कर सकता है, तो वहाँ के राज्य हो सके इसमें इंक्लूड हो, इसलिए यहाँ पर राज्य भी दिया गया है। प्रांत, और कहीं कहीं जैसे राज्य को ही प्रांत कहा जाता है, जैसे मेरे ख्याल से कनाडा में कहा जाता है प्रांत। तो उस बेसिस पे मतलब यहाँ पर ये सब, मतलब जैसे अब यहाँ पर सदस्यता के रूप में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र ही लिखना चाहिए था, मगर राज्य लिखे हैं, प्रांत भी लिखे हैं, तो इसका मतलब उन लोगों को भी यहाँ पर मतलब प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट और नाम जरूर याद रखिए कभी भी फ्यूचर में, हालांकि इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मगर जैसे लिखा आए कि सिर्फ राष्ट्र ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप उसको गलत करेंगे, क्योंकि राज्य भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रांत भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता दिया। इन्हें राष्ट्रमंडल के 9 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब ये राष्ट्रमंडल के जो है 9 भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनमें विभाजित किया गया है। प्रमुख प्रकाशन इनका देख लीजिए, ये यूपीपीसीएस में शायद से पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं ऐसी चीजें, यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता। अब आगे देखिए, लास्ट आज का ये शायद आपका, हाँ, पॉलिटी का ये लास्ट टॉपिक है। आइए इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध चालू हो जाएगा, पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी जो है उसके, केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को मानद, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय घोषित कर दिया है। ठीक, अब आइए, जो संस्थान मानद विश्वविद्यालय होते हैं उन्हें विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषता अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब यही है, इसका दर्जा एनसीईआरटी को दे दिया गया है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा एनसीईआरटी को, कि खुद की जो शैक्षणिक स्थिति होती है और विशेषाधिकार, जैसे डिसीजन खुद से ले सकते हैं। अब सरकार, जरूरी नहीं है कि सरकार नियम बनाएगी तो एनसीईआरटी पर वो लागू होंगे, ऐसा नहीं होंगे, मगर कुछ जो लोकल लेवल पे, जैसे एक विश्वविद्यालय है उसके अंदर ही वहाँ के जो मेन हो, हेड हो, जैसे प्रिंसिपल वगैरह, उनको अगर दे दिया जाए थोड़ा अधिकार कि आप अपने हिसाब से भी कुछ कानून और नियम ला सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे वो विश्वविद्यालय और अच्छे से मतलब रन कर सके, तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना। तो वही देने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और जरूरी नहीं है कि सरकार को क्या पता कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, तब सरकार बनाएगी नियम तभी उस स्कूल में लागू होंगे, ऐसा तो मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता है, नहीं अच्छी चीजें हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कर देने से थोड़ा वही स्वशासन टाइप का समझ लीजिए, खुद से करना हो जाता है। इन्हें यूजीसी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, तो यूजीसी द्वारा सलाह दिया जाता है, उसके बाद केंद्र सरकार इसको घोषित करती है। अब एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। नई दिल्ली में मुख्यालय है, 1961 में इसका संगठन बनाया गया था, और ये स्वायत्त संगठन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी जिसे कहते हैं वो है, तो इसे जरूर देख लीजिए। ये भी मतलब लिख दिया जाता है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, स्वायत्त है कि नहीं। मंत्रालय देख लीजिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंदर आती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार यह प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा, स्कूली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा तथा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा
विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी है, मतलब ये इन चीजों के लिए भी काम करती है, ठीक है, विकसित करने के लिए, ठीक। तो ये भी आप याद रखिए। तो यहीं पर हमारा ये पॉलिटी का पूरा टॉपिक जितने भी थे सारे कवर हो गए हैं। अब कल आएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध। हम आज के लिए हमारा जो पॉलिटी का लेक्चर है यहीं तक, मतलब पॉलिटी तक ही रखते हैं इस करंट अफेयर के लेक्चर को। और कल के दिन हम इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करेंगे, ठीक है, सारी चीजें प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज का ये वीडियो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट है, अगली बार से हम इसे थोड़ा मैराथन बनाने की कोशिश करेंगे, तो लगभग जिसमें हम मतलब एक ही, जैसे आज पॉलिटी ही सेक्शन कवर कर पाए, अगली बार हम 2-3 सेक्शन कवर करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेहनत के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई में कुछ ना कुछ आपका जो रिव्यू है, जो आपके मन में है, वो लिखने की कोशिश करें। और एक चीज़ और, जैसे आपको इसमें कुछ भी पॉइंट है, जैसे मैंने लगभग सारी चीज़ को डिकोड करने की कोशिश तो की है, मगर जो ना समझ में आए, जैसे फॉर एग्जांपल दंडनात्मक मॉडल ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख के कमेंट कर सकते हैं कि ये क्या है, तो मैं उस पर आपको एक शॉर्ट बना करके भी प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर मतलब शॉर्ट की जगह पे या फिर शॉर्ट वीडियो 1-2 मिनट का प्रोवाइड करा दूंगा, जिसपे आपका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, और प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके हाथ में ही है सब कुछ। तो चलिए इसी के साथ आज अलविदा लेते हैं, और कल हम थोड़ा मैराथन रखेंगे जिसमें